हे माय लवलीज़ बात आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये एक प्योर वांगसेन लव स्टोरी है। ऑफ कोर्स यही होने वाली है, बट बहुत ज़्यादा टॉर्चर, टॉक्सिक, सैड सीन के साथ में। आई डोंट नो कि मैं इसका एंड कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे सोचा है लास्टली मैं रोने वाली हूँ। और मे बी शायद मैं हैप्पी एंडिंग ही करूँ, बट एक और बात कहना चाहूँगी कि इसमें इतने सारे जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं और इवन प्लस टॉर्चर सीन होने वाले हैं कि जिनको लगता है यार एक पार्टी के साथ गलत हुआ एंड देन दूसरे के साथ नहीं, एंड देन अदरवाइज जो भी हार्ट जिनका कमज़ोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्किप करेंगे अभी के अभी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शेयरिंग वाली है या वॉटेवर जो भी है, क्योंकि इसमें सीन ही कुछ ऐसे आएंगे जहाँ पे लगेगा कि नहीं, मतलब इस लाइफ से तो बेहतर है कि मर जाना। ठीक है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग्स कि ये जो स्टोरी का टॉपिक है और जो लाइन है वो 1972 ईस्वी ईरा का है, जब चाइना जस्ट आज़ाद होकर मॉडर्न ईरा में जा रहा था। तो इस बात को याद रखना कि ये स्टोरी अभी फ्यूचर की, जो हम लोग 2026 में है, उसकी नहीं है। ये स्टोरी तब की है जब पूरे चाइना में कमांडर शासन हुआ करता था और एक ही वहाँ के, जो अभी भी एक ही तो चलता है पार्टी उधर, जो भी है कम्युनिस्ट पार्टी वाटेवर, शायद यही है। तब भी यही चलता था, लेकिन उस वक्त कमांडर पार्टीज ही चलते थे। सारा चीज़ों का लेखा जोखा, होल्डिंग जो बोल सकते हैं हम उसको, वो कमांडर्स या फिर जनरल्स या फिर गवर्नर्स करते थे। ओके, तो मैं सेकेंड टाइम फिर से बोल रही हूँ, जिनका हार्ट बहुत कमज़ोर है और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते हैं, स्किप करोगे। और हाँ, अच्छा फीडबैक देना यार मुझे। और रैंडमली बोलो तो इसको एक स्टोरी पर्पस से ही लेना, पता नहीं क्यों मैंने पिक किया है, बहुत टाइम हो गया था एक थोड़ी सी सैड स्टोरी लाए हुए। तो चलो देखते हैं लास्ट में मैं क्या ही कर सकती हूँ, ओके ना? पर फिर भी स्टार्ट करते हैं। विंग, बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसे घर के बाहर निकाल दिया जाता है। वो रोते हुए कहता है, मैंने नहीं किया, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ो। विंग जब उठकर आने लगता है, तब वहां पे चार जो ऐसे पुलिस के वर्दी में थे सब, तो हम उसको पहरेदार बोल सकते हैं, ठीक है। वो सब भाग कर आते हैं एंड देन उसे पकड़ के नीचे जमीन पे घुटनों में बिठा देते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मुझे सामने का व्यूज नहीं दिख रहा था। नवीन बस रोते हुए कहता है, मैंने नहीं किया। वहीं पे एम्बुलेंस लगी हुई थी बगल में, जहां से एक डेड बॉडी निकाली जा रही थी। वो डेड बॉडी के निकलने के साथ ही एक शख्स उसके पास आता है। बाकी सारे लोग हॉस्पिटल के लिए चले गए हुए थे और ये है हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर, लान वांग जी, जो कि एक जनरल कमांडर है। जैसे कि गवर्नर के बाद का जो पोस्ट होता है ना, गवर्नर भी आर्मी में ही आता है, ठीक है ना? उस टाइम पे भी गवर्नर आर्मी में ही आता था और अभी भी गवर्नर है वो पॉलिटिक्स प्लस आर्मी। जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो पुलिस सॉरी तीनों सेना के प्रमुख को हैंडल कर सकते हैं और वो राष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति होते हैं तो वैसे ही गवर्नर्स चाइना में चलते हैं, ठीक है। सुप्रिटेंडेंट गवर्नर, गवर्नर गवर्नर ऐसे चलते रहता है। तो ये जनरल कमांडर है, उसके जस्ट एक पोस्ट नीचे का, ठीक है, हमारा वांग जी। तो उस वक्त जो गवर्नर है वो लैन किरैन है, ऑब्वियसली पूरे चाइना में रूल कर रहे हैं वो। सीजन, लैन फैमिली और सारे लोग वहाँ हॉस्पिटल चले गए थे। वांग जी आते ही उसके बालों को खींचता है ऊपर, विंग के पूरे फेस पर पानी गिर रहा था। उसे कहता है, क्यों, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, जहाँ पे जो हमारा वांग जी है वो बस उसे गुस्से में घूरता है, एक थप्पड़ मारता है लेफ्ट हैंड से। अब भाई आम इंसान में और आर्मी वाले के हाथ थोड़े सख्त होते हैं ना, विंग धराम से मुंह से ना उल्टिया करता हुआ नीचे गिर जाता है एंड देन उसे कहता है, मैंने नहीं किया। वांग जी कहता है, तुमने नहीं किया तो किसने किया? हाँ। जिसके बाद विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया। ये बोलकर वो उठने की कोशिश करता है, तभी वांग जी कहता है, इसे जेल में ले जाके डालो। वहाँ बगल में खड़ा कार्लोस शॉक्ड होते हुए कहता है, लावा। जिसके बाद वांग जी कहता है, मैंने कहा इसे जेल में ले जाके डालो अभी के अभी। विंग उसे घसीटते हुए दूसरी वाले जीप में डाला जाता है एंड देन उसे सेल में ले जाके बंद कर दिया जाता है। उसके जाने के बाद फिर से सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्रिस डॉक्टर के अटेंडमेंट लिए हुआ था एंड देन आते ही कहता है, मिस साउशिया है। मिस साउशिया मतलब कि एक उपाधि है ये, उसका नाम दाओलिन है। लिन चीफ कमांडर की बेटी है और
ऑब्वियसली चाइना के कल्चर के बारे में अगर आप लोग को पता है, तो अगर लड़का या लड़की किसी को पसंद करता है तो उनके माता पिता एक स्क्रॉल जो होता है छोटा सा पेपर, उस पे दोनों का नाम लिख देते हैं, तो वो दोनों ऑलवेज फियांसे एंड फियांसे या हस्बैंड एंड हस्बैंड हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारी तरह वो शादी वादी ऐसे का चक्कर नहीं रहता है। तो उसके बाद लड़की उस पत्र के जरिए भी अपने ससुराल में आके रह सकती है। अगर आपको पूरी दुनिया के सामने में शादी करनी है तो चाइनीज ट्रेडिशन से कर लीजिए, या फिर क्रिश्चियनिटी के साथ शादी करके खत्म कर लीजिए। ओके, जो दावलिन है वो चीफ कमांडर की बेटी है और हमारा वांग जी है वो जनरल कमांडर है। ओके, तो वांग जी उससे पूछता है कि क्या हुआ है मिस शाओचिया को। याद रखना, मिस शाओचिया एक उपाधि है, जैसे कि महिला प्रमुख हो गई, ऐसे नोबल महिलाएं जो होती हैं, या जो जिनके हस्बैंड कोई जॉब वगैरह में होते हैं, तो उनकी वाइफ को ऐसे क्या यार संबोधित, हाँ संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो वो कहता है जी मिस शाओचिया अंदर है। वांग जी अंदर जब आता है तो देखता है कि उसके सर पे पूरा पट्टी वगैरह लगा हुआ है, और वो वांग जी के कमर के राउंड हैंड रैप करते हुए कहता है, मैं तो बस आपकी माँ से मिलने आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आप वो आपको। तो वांग जी से कहता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। जिसके बाद जो दावलिन है वो रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पे आपकी माँ को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद वांग जी कहता है कोई बात नहीं। फिर वो उसे वहां लिटाकर जब बाहर आता है तो सीजन चिल्लाते हुए कहता है वांग जी ये कैसे हो गया, हाँ मुझे बताओ ये कैसे हो गया, क्या सच में विंग ने किया है, हाँ क्या सच में विंग ने किया है। जिसके बाद वांग जी कहता है काका मुझे माफ कर दीजिए। तो सीजन कहते हैं मेरी गलती है, सबके सब मेरी गलती है, मैं अगर उसे यहाँ लेकर नहीं आता मिंग्याओ के लिए, और यहाँ पे सीजन सॉरी सीजन का जो हस्बैंड है वो मिंग्याओ है, ओके ना। तो कहता है अगर मैं उसे लेकर नहीं आता तो शायद वो ये सभी नहीं करता और हम अपनी माँ को नहीं खोते हैं ना। जिसके बाद वांग जी कहता है खगा मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोल करके, और वो अब यहाँ पे ना वांग जी और विंग का जो रिश्ता है वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वांग जी के दिल में विंग के लिए थोड़ा बहुत जगह बन ही रहा था कि ये कांड हो रखा है। ओके, वांग जी कहता है मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं उसे नर्क से भी बदतर लाइफ देने वाला हूँ। ये बोलकर वो वहां से सीधे पुलिस स्टेशन के लिए बाहर आता है। क्रिस आते हुए कहता है सर आप क्या करने वाले हैं। वांग जी कहता है उसे कल दूसरे सेल में डाला जाएगा। ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन में एक रात रखा जाता है, उसके बाद उसे सेंट्रल जेल या वट जो भी जेल होता है वहाँ भेजा जाता है। तो कहता है वहां आते हुए कि इसे ले जाकर तरपाओ और मारो। जिसके बाद क्रिस कहता है लेकिन, तो वांग जी कहता है इट्स माय ऑर्डर। जिसके बाद कार्लोस ऑन ड्यूटी था पुलिस स्टेशन का, दैट्स वाई अब पकड़ा भी उसी ने था। कार्लोस आता है, विंग को ले जाकर एक चेयर पे बिठा देता है, दोनों उसके हाथ बांध देता है, उसके पैरों में भी रस्सियां लगी हुई थी और उसके हाथ में हंटर था। वो लगातार विंग को मारे जा रहा था। विंग बिल्कुल भी मजबूत लड़का नहीं है बोल सकते हैं हम, वो बस 22 साल का है। हमारा जो लान वांग जी है वो 32 साल का है, ठीक है, 10 साल का एज गैप है दोनों में। विंग ने बहुत जोर से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था और बैक कर रहा होता है खुद को कि मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। कार्लोस का दिल तो नहीं कर रहा था कि उसे मारे पीटे या कुछ भी करे, लेकिन उसे ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे और इस वक्त पूरे चाइना में सिर्फ सेना शासन चलता था, सैन्य शासन चल रहा था, कोई भी पॉलिटिक्स या व्हाटएवर कुछ भी नहीं चलता था। जो अधिकारी लोग बोलते थे वही पत्थर की लकीर होती थी। तो ना चाहते हुए भी कार्लोस ने विंग को, हमेशा इस बात को याद रखना, मैं दोबारा मेंशन नहीं करूंगी, ये करंट सिचुएशंस नहीं है, ये 1972 के ईस्वी की कहानी है। उस वक्त का सिचुएशन चाइना में बहुत रूढ़िवादिता वाला था, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता वाला। इतना मतलब स्टोरी है, हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बार सर्च करना, यकीन मानो उस टाइमिंग जोन में जितने भी लोग पैदा हुए होंगे जो सब्स्टिट्यूट या सेकेंड वाइफ बनते होंगे, वो कभी नहीं चाहते होंगे कि हम सेकेंड वाइफ भी बने। ऑब्वियसली इतने हद तक वहाँ की क्रुअलिटी थी। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ओके ना। बट हाँ चलो हम आगे चलते हैं। तो विंग को मारते मारते ना कार्लोस उसको बेहोश कर देता है। जिसके बाद कार्लोस एक फ्रेंच एकेडमिक से आता है, मतलब चाइना में 2 एकेडमिक चलते थे, एक साउदर्न जो मतलब हांगकांग की तरफ से चलता था, और ये भी सर्च कर लेना आप लोग कि दो दो एकेडमिक क्यों हुए थे। साउदर्न इसलिए हुआ था कि पूरा चाइना पहले एक था, फिर जब एक मोदाओ या दाओमा करके कुछ
नाम मैं भूल रही हूँ पॉलिटिशियंस का, ऑब्वियसली भूलने वाली आदत है मेरी, सर्च कर लेना नाम मिल जाएगा। उसने क्या किया था जब चाइना आज़ाद हुआ था, तो उसके पास जितने भी पैसा सोना चांदी जितना भी खजाना में जमा हुआ था ना, वो सारा कुछ लेकर हांगकांग भाग गया था, साउदर्न सिटी चला गया। वो साउदर्न सिटी है जिधर टावर्स टाओ लोग और एकदम कल्टिवेटर्स वगैरह रहते थे। नॉर्दर्न सिटी में बच गया हनान, जियांग चेंग, चिंगमाई और बीजिंग, शंघाई, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब नॉर्दर्न सिटी में आ जाते हैं। तो साउदर्न सिटी और नॉर्दर्न सिटी, उसके बीच में एक फ्रेंचाइजी बैठती थी, तो उसको कैपेबल करने के लिए तो वहाँ से आधे सैनिक इधर आते थे, आधे सैनिक उधर जाते थे। तो कार्लोस उधर से आया हुआ था, मतलब साउदर्न सिटी से आया हुआ था। तो उसको ना ये सब क्रूरलिटी ना बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि नॉर्दर्न वाले को लगता था कि वो चले गए, यहाँ से भाग के चले गए, तब उसको पकड़ के लाएंगे, मारेंगे, आड़िए, हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तो नॉर्दर्न और साउदर्न सिटी के दोनों के लोगों के बीच में मतलब आए दिन 2-4 दिनों पे अभी भी लड़ाई चल रही, फ्यूचर में भी लड़ाई चल रही है, नहीं भाई ये हमारा है तो ये हमारा है, तो ये हमारा है। तो मेन रीजन यही था, ठीक है। सर्च करोगे तो और अच्छे से मिल जाएगा और स्टोरी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ओके। जिन लोगों को अभी भी डाउट हो तो वो जाकर सर्च कर लेना, जब चाइना आज़ाद हुआ तो तब के टाइम पे, जब चाइना डिवाइड हुआ था तब के टाइम का, ओके। तो कार्लोस को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो एक फ्रैंक एकेडमिक से आया हुआ था, एंड देन उसको इधर की इक्वालिटी बहुत बुरी लगती थी। ऊपर से विंग जो है वो लैंड फैमिली में रहता था, तो वो एक एज ए हीलर रह रहा था, क्योंकि मिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। और अगर डिवाइन हीलर बोला जाए या एकेडमिक हीलर बोला जाए या जो भी बोला जाए, तो विंग को वो आती थी, क्योंकि वो ऐसे ना मतलब रिच क्लान से मतलब उसके मॉम और उसके डैड वगैरह जो भी क्लान से बिलोंग कर रहे थे। तो कुछ कुछ हीलर्स होते हैं ना जो अभी भी मतलब चाइनीज हीलर को आगे लेके जाते हैं, तो विंग को भी वो आता था। दैट्स वाई सीचन उसे लेकर आए हुए थे घर। तो वो बेहोश हो जाता है, वो बाहर आके बोल देता है कि वो बेहोश हो गया है। तो वांग जो उसे कह देता है कि उसे बिना इलाज किए कल सेल में सेंड कर देना, जिसके बाद क्रिस और कार्लोस दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए थे। वांग जी वहां से चला जाता है वापस, जहाँ पे जब आता है तो उसके अंकल वांग जी से कहते हैं कि उसका क्या हुआ। तो वांग जी बता देता है कि उसे मैंने सजा दी है और कल वो सेल चला जाएगा। लैन किरण कहते हैं मेक श्योर करो कि वो वहां पे हल में अपना हर एक दिन बिताए, जब तक कि उसे उसे मौत ना आ जाए। तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। उसके अगले दिन वांग जी की ऑल फैमिली, जहाँ पे सी चैन वांग जी थे, मिंग्यो जो कि अभी पैरालाइज्ड है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तो वो बेड पे लेटा हुआ है, तो वो नहीं आ सकता था। दैट्स वाई लैन के रहना अंकल और यहाँ पे वांग जी के मॉम डैड नहीं है, ओके ना। तो इतने फैमिली थे, आई मीन कि उसके डैड की भी डेथ हो गई है और ऑब्वियसली अभी तो मॉम की भी डेथ हो ही गई है। तो ग्रेवयार्ड में सारे लोग थे, जहाँ पे वांग जी लिटरली रो नहीं रहा था। उसके अंदर विंग को लेकर के गुस्सा नफरत बहुत ज़्यादा पनप रहा था। जहाँ पे वांग जी सोचता है कि जब फर्स्ट डे विंग के हाथ में एक बहुत बड़ा सा अटैची था जो वो लेकर आया हुआ था अपने साथ, उसमें बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स थे और सुई वगैरह था, कुछ दवाइयाँ थी जो वो हॉब्स के साथ बनाता था। उसने चाइनीज ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा वेयर किया हुआ था, पहले के जैसे लोग पहनते थे वैसे। अवांगजी वगैरह कोट पैंट पहनता है, आर्मी वाले ड्रेसेस जो होते हैं वो वेयर करता है। तो जब उसने उसे देखा, वो एक चीपाओ टाइप का ड्रेस रहता है जो लड़के लड़कियां दोनों पहन सकते हैं। वांगजी बस उसे देखता ही रह गया था। सीचन उसे कहता है तो आप सच में अब बिच क्लान से है ना? तो कहता है जी लोगों को लगता है कि हम बिच क्लान से है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नानी माँ एज अ हीलर वो इस क्लान को आगे लेके जा रही हैं। तो वो कहता है आइए। फिर वो मींगा को दिखाने के लिए ले आता है, जिसके बाद जो हमारा लैन वांगजी था वो जस्ट जनरल कमांडर पे नियुक्त किया ही गया था। वो अपने सारे काम करके जब भी घर आता, वो वांगजी विंग को आते जाते हुए देखा। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ तक तो वो बस ऐसे ही उसे देखता, नजरअंदाज करता, देखता, नजरअंदाज करता। लेकिन एक दिन जब विंग जो था वो बाहर बारिश की वजह से रुका हुआ था, तो वांगजी उसे आके कहता है कि क्या हम आपको ड्रॉप कर दें? जिसके बाद विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो उसे ले जाता है एक पेइंग गेस्ट के जहाँ पे विंग आके रुका हुआ था, वहाँ पे उसे छोड़ता है। तो वांगजी उसे कहता है कि आप यहाँ रहते हैं और यहाँ से आते जाते हैं, तो क्यों ना आप हमारे पैलेस में ही रहें। जिसके बाद विंग पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में सीचन से बोल करके वांगजी विंग को पैलेस में ही रुकवा देता है। जिसके बाद वांगजी शी चैन और सब लोग एक साथ नाश्ता करते थे। विंग हालांकि नाश्ता करते वक्त बहुत ज्यादा शांत रहता था और बहुत कम बातें करता था, लेकिन वांगजी खाते वक्त या किसी वक्त सबकी नजरों से बच बचा करके विंग को हमेशा घूरा करता था। विंग की खूबसूरती उसके दिल में कहीं ना कहीं उतर रही थी, कहीं ना कहीं खोती जा रही थी।
और वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। एक दिन लैन अंकल उसके सामने में एक रेड कलर का एनवेलप रखते हुए कहते हैं कि तुम्हें मिस शाओच्या आई मीन डार्लिंग से शादी करनी होगी। मिस्टर दाओ ने ये पत्र भेजा है। जब वो उसे देखती है तो उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है तो अच्छा है ना कि मिस शाओची इस घर में आएंगी तो हमारे घर का भी मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए चाइना के ट्रेडिशन में से एक ट्रेडिशन ये भी है कि रिश्ता ना बराबरी वालों में होनी चाहिए। अपर कास्ट या लोअर कास्ट में, अपर में चल सकता है, लोअर में नहीं होने चाहिए। जो अमीर ना हो, जिनका कोई नाम रुतबा ना हो। वांग जी कुछ बोलता नहीं है एंड देन चुपचाप से वो पत्र को देखकर साइड में रख देता है। जिसके बाद विंग वांग जी के नजरों को कभी ना कभी फील करता रहता था कि वो उसे देखता है वाटे बट जो भी, वो ज्यादा माइंड नहीं लगाता है। और उसे पता है कि एज वांग जी पुलिस और चीफ कमांडर, वो उसे घूरता रहता है या जो भी। तो एक अटैचमेंट जैसा, ये मतलब एक स्टार्टिंग का जो फीज होता है ना, जब वो आपको इस तरह से देखता है तो आपको उसका ख्याल अगर आते रहता है जो भी। तो विंग का ये स्टार्टिंग फेज था और वो उसके बारे में अक्सर सोचा करता था। पर जिस दिन उसे पता चला उस दिन से वो अपने सारे ख्वाबों को, सभी चीजों को विराम लगा देता है। वांग जी जब 4-5 दिन विंग ना उसे अवॉइड कर रहा था तो छठे दिन वांग जी उसके पास आते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम मुझे देखते हो तो बात नहीं करते, सर झुकाकर चले जाते हो, या फिर खाने के टेबल पर भी तुम मुझसे ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, और जब हम टकराते हैं तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? हाँ। विंग उसे देखते हुए कहता है, देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, और दूसरी बात ये कि मैं एक हीलर हूँ, तो मेरा आपसे क्या लेना देना, कौन सा रिश्ता, कौन सा वास्ता? हाँ। वांग जी ये बात बिल्कुल सच थी। देन उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि वांग जी इतना ईगोइस्टिक पर्सन है कि अगर उसने वो बोल दिया तो वही बात सच है, वो सामने वाले की नहीं सुनता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका। तो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, छोड़िए। जहाँ पे उसकी मॉम आते हुए विंग से कहती है, क्या तुम मेरे बेटे को सेड्यूस कर रहे हो? तो विंग कहता है, नहीं तो मैं आपके बेटे को सेड्यूस नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने खुद हमारा हाथ पकड़ा है। ये बोलकर विंग ऐसे ना ग्रीड करते वहां से चला जाता है। अब उस वक्त बांगजी तो चला गया था। शाम के टाइम पे जब विंग ना उसकी मॉम को ट्रीट करने आता है तो उसकी मॉम पहले तो विंग को ना 4 थप्पड़ मरवाती है अपने सर्वेंट्स को बोल के, और उसके बाद उसे घुटनों पे बैठने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि फैमिली अनुसंधान या नियम जो भी बोलो, जिसमें अगर आप गलती करो चाहे ना करो, लेकिन अगर आपने किसी को मतलब बेवजह किसी के लाइफ में दखल दिया, या आपकी जगह पे आप किसी और के लिए झूठ बोल रहे हो, पनिश ले रहे हो या कुछ भी, तो सजा भी आप ही को मिलेगी भाई। अजीब सा लॉ था। तो यहाँ पे इसकी मॉम को बस इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि वांग जी के लिए रिश्ता आ चुका है, तो ऑब्वियसली जो दावलिंग है उसके फियांसे हैं। ये बात जानते हुए भी वो एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे कैसे डाल सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि वांग जी इससे शादी करके इसे अपना सब्स्टिट्यूट बना ले, या फिर कंक्यूबाइन बना ले, वाट जो भी बनाए। तो दावलिंग पहले आ जाए तभी तो वांग जी कुछ करे ना। अगर इससे पहले शादी करेगा तो दावलिंग सेकंड नंबर पे हो जाएगी। तो इसी चक्कर में इसकी सासू मैया ने, आई मीन की वांग जी की मम्मी ने विंग को पनिश कर दिया, घुटनों पे बैठा दिया। इलाज करवानी है, इलाज तो करवा लेते। मैं क्या बोलूं, मैं बोल भी नहीं सकती, मेरे अंदर से आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। ठीक है। तो इलाज नहीं करवाई, उसको बिठा दिया घुटनों पे। 7-8 घंटे बाद जब वो उठ के नीचे आ ही रहा होता है, उस वक्त वांग जी जस्ट आ ही रहा था अंदर। तो विंग ना ऐसे सीढ़ी को ना ऐसे घुटने के पकड़ पकड़ के, अब यार 7-8 घंटे तक बैठते तो घुटने जवाब देते हैं, तो पकड़ पकड़ के आ रहा होता है नीचे तक। आते आते ना आराम से ना लड़खड़ा जाता है, तो वांग जी उसे गोद में उठा लेता है एंड अपने बेडरूम में लेके जाके लिटा देता है। अब वो खुद बेहोश था तो अपना इलाज कर नहीं सकता था, इसलिए वांग जी क्रिस को कहता है कि कॉल करके डॉक्टर को बुलाकर लेके आओ। तो क्रिस पर्सनली चाहता है और बाजार में से एक डॉक्टर को पकड़ के लेकर आता है। आते ही उसे चेक करता है, बैंडेज लगा देता है, देन उसके बाद वो चला जाता है। तो वांग जी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से बेहोश क्यों हो रहे हो, और तुम ऊपर से ऐसे कराते हुए क्यों उतर रहे थे? विंग सोचता है कि इतना नोटिस करता है मुझे, फिर वो बता देता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, उसके पैर थोड़े से दर्द हो रहे हैं। तो वांग जी ना उसके पैंट को ना ऊपर करने की कोशिश करता है, तो विंग उसे मारते हुए कहता है कि ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़िए। वांग जी कहता है, मुझे देखने दो। इतना बोले उसके दोनों हाथों को ना ऐसे क्रिस क्रॉस करके दोनों को एकदम प्यार दिया हुआ था, एंड देन फिर उसके पजामा बहुत ढीला ढीला पहना हुआ था उसने, ऊपर करता है तो उसके घुटने ना छिले हुए थे। तो जिसके बाद विंग ना फटक से अपना हाथ उसको धक्का देके निकालता है और कहता है, चंद्र आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरह से मुझ पे हाथ नहीं डाल सकते। इतना बोल अपने पैर को ना ऐसे पजामा को नीचे खींच लेता है, उसे देख रहा होता है। तो वांग जी उसे कहता है, तुम्हें किसने पनिश किया है? हाँ। विंग कहता है,
किसी ने भी नहीं, आप जाएं यहाँ से, मेरे कमरे से जाएं, अभी के अभी जाएं। रंग जी उसे कहता है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किसने पनिश किया है? विंग कहता है, आपको शोभा देता है, आपकी ऑलरेडी एक फैंस है और ऊपर से आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देखा तो उन्हें गलत फहमी होगी, अब जाए यहाँ से। रंग जी समझ गया था, दैट्स व्हाई वो कुछ नहीं बोलता है, गुस्से के मारे अपने हाथों को मुट्ठी को टाइट करता है, सीधे ऊपर आते हुए कहता है, हाँ आपने वी को पनिश किया है? उसकी माँ उसे देखती है और कहती है, चुप हो जाओ नालायक लड़के, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रखी है और तुम चाहो ना चाहो तुम्हारी शादी दावलिंग से ही होगी। वो मिस शाओची है और तुम किसी और के पीछे पागल हो रहे हो। पहले मिस दावलिंग से शादी करो, शादी करने के बाद अगर तुम्हें वो हीरा इतना ही पसंद है तो उसे अपने जीवन में बाद में लेकर आना, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। और अगर दोबारा उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर पक्षी को वहां से जाने के लिए कह देती है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब विंग के साथ ऐसा कुछ उसकी मॉम ने किया था। उसके बाद उसकी मॉम आए दिन विंग को किसी न किसी चीज के लिए परेशान करती रहती थी। बैक टू द करंट सिचुएशन, वांग जी और बाकी सब लोग ग्रेवयार्ड में थे, ओके ना। तो वांग जी को ये सभी चीजें याद आ रही थी विंग के बारे में कि वो उसके लिए फीलिंग्स रख रहा था, एंड देन एट द एंड विंग ने उसकी मॉम को मार डाला। तो वो गुस्से और नफरत में भरा हुआ था, उसकी सोचने समझने की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी, एंड वो बस विंग को सबक सिखाना चाहता था, बदला लेना चाहता था। ऑलरेडी उसे पीट पटा के बाहर बराबर कर दिया हुआ था वांग जी। और सब लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पे जो उसके अंकल थे वो कहते हैं, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली के ऊपर हाथ डालने की। जहाँ पे वांग जी को याद है कि वो जब घर आया था तो एक तरफ दावलिंग ऐसे ना लुटकी पड़ी थी, उसका भी माथा फूट गया हुआ था। दूसरी तरफ उसकी मम्मी के सर में बहुत ऐसे चोट लगा हुआ था और उसके हाथ में चाकू था जो उसके टमी के राउंड लगा हुआ था। और जो विंग है उसके हाथ में खून खून लगा हुआ था। हुआ क्या था किसी को नहीं समझ में आया, सबको लगा कि विंग ने दोनों का काम निपटारा कर दिया है। जिसके बाद वांग जी कहता है, वो शान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बैक टू द करंट सिचुएशन से ही बोलेंगे हम। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन का बाद, ओके ना। वांग जी जब हॉस्पिटल आता है तो दावलंग उसे देखते हुए कहती है, वांग जी क्या हुआ, तुम मुझे विजिट करने नहीं आए हो? जिसके बाद वांग जी उसे कहता है, विशाओशिया अगर आप ठीक हैं तो हम आपका डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा देते हैं, आप घर जाएं। जिसके बाद दावलिंग कहती है, क्या मैं घर नहीं आ सकती तुम्हारे साथ? वांग जी उसे कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो मैं जरूर आऊंगा। ये बोलकर वांग जी बाहर चला आता है। वांग जी आते ही अपने हाथों को देखता है, एक हाथ देता है दीवार पे कस के पंच देता है, एंड देन कहता है, आखिरकार क्यों? मैं तुमसे इतना नफरत करूंगा, इतना नफरत करूंगा कि मैं तुम्हें। ये बोलकर हमारा रंग जी आकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करने के लिए डॉक्टर को बोल के वहां से आ जाता है घर। जब घर आता है तो मिंग की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। ऑब्वियसली यहाँ पे मिंग की अच्छी खासी देखभाल कर रहा था और उसकी मोम के घुटने और छाती वाती जो बीपी उपी का प्रॉब्लम होता है उसको भी ठीक कर देता था। तो उसकी मोम सही सलामत थी। तो अब यहाँ पे मोम तो उसकी टपक ली थी, अब मिंग का क्या होगा? मीनू का तबीयत ना बिगड़ जाता है 5 दिन में ही। दूसरा डॉक्टर आकर उसे चेक करते हैं वाटेवर जो भी, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। उसके पैर पहले से जो थोड़े बहुत शिथिल हो रखे थे और चलने फिरने लायक हो गए थे, अब वो भी काम नहीं कर रहे थे। सीचन घबराते हुए कहता, वांग जी इसका कोड ढूंढो, अगर अगर ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ। जिसके बाद वांग जी कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। वांग जी क्रिस के साथ में आता है सेल, जहाँ पे जब वो विंग से मिलने आता है 6 दिन बाद का स्टोरी यही है, ठीक है। तो विंग ना अपने बेड पे पड़ा हुआ था, उसके पैर से ब्लड व्लड निकल रहा था, फूटे टूटे थे पैर उसके। उसके हाथों में चोट था, उसके सर में बहुत चोट था, और मतलब पूरे बॉडी पे ना ब्लूइश ब्लूइश निशान थे, जैसे कि उसे 3-4 दिन पहले किसी ने बहुत मारा हो। तो वांग जी को याद आता है कि कार्लोस ने इसको सेल के अंदर बहुत टॉर्चर किया था, मारा था, तो मे बी शायद इसका ये होगा। जिसके बाद वांग जी आता है सीधे विंग के बालों को ऐसे खींचते हुए कहता है, तुम जिंदा हो अभी तक? हाँ, मरे नहीं। विंग उसे देखते हुए कहता है, चंद्र मैंने नहीं किया, छोड़ दीजिए मुझे। राम जी कहता है, मेरे साथ घर चलो। विंग कहता है, मैं चल नहीं सकता। राम जी कहता है, चल नहीं सकते तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। हालांकि मुझे तुम्हें छूने में डिस्कस्टिंग फील हो रहा है, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत है। ये बोलकर वो विंग को उठाता है
बाहों में। ऑब्वियसली भाई सेल में से वो कहीं भी ले जा सकता था उसको, इतना पावर होल्ड कर रहा था वो। कोई कुछ नहीं बोलता, उल्टा सब उसको सलामी ठोक रहे थे। वांग जी सीधे विंग को घर लेकर आता है और उस वक्त सीजन और मिंगयाओ उसी रूम में थे, अपने रूम में थे, तो सीजन मिंगयाओ के बगल में बैठा हुआ था। वांग जी लाते हैं विंग को, जैसे ही नीचे जमीन पे खड़ा करता, विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता। ऑब्वियसली उसके पैर ना टूटे फूटे हो रखे थे, मतलब कि जैसे पैर पे किसी ने उसे बहुत मारा हो, तो पैर से भी ब्लड उलड आ रखा था, तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वांग जी कहता है नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो, अब ठीक करो। जिसके बाद विंग उसे देखता है और कहता है मैं मैं यहाँ क्यों हूँ। सीजन उसे देखते हुए कहता है वांग जी अगर ये बकवास करना चाहता है। इतना बोलने के साथ ही सीचन अपना गन निकालता है, विंग की तरफ तान देता है और कहता है तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद वांगजी कहता है ये इलाज करेगा, आप बैठ जाइए प्लीज। जिसके बाद वांगजी इसके बालों को खींचते हुए इसके जबड़े को ना इसे खींच देता है, देन कहता है तुम्हें यहाँ पे ब्रदर इन लॉ का इलाज के लिए लाया गया है, तो इनका इलाज करो। हाँ, अगर तुम इनका इलाज कर देते तो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम जरूर हो जाएगी। विंग उसे देखता है, उसके हाथ को हटा देता है, जैसे तैसे करके पलंग को पकड़ता है एंड देन उस पे बैठता है। जिसके बाद सीचन खड़ा होते कहता है डिस्कस्टिंग, इसके जाने के बाद बेडशीट चेंज करवाओ। फिर वो मेंग्या को टच कर रहा था और सीचन को देख रहा था। उसके हाथों को पूरा टच वच करके देख लेने के बाद कुछ सामानों का लिस्ट बना देता है एंड देन उस पे कैसे कैसे बनाना है वो भी कर देता है और कहता है वो क्या। जिसके बाद सीजन कहता है क्या मतलब है इसका। जी कहता है क्या क्या कहना चाहते हो तुम। विंग कहता है ये सारी दवाई ले आइए, इसे इसी अनुपात में मिला करके गर्म पानी में डालकर इन्हें पिलाइए, ये ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इन्हें 2 दिन में मालिश चाहिए। जो पहाड़ों पे मिलने वाली घास होती है वो लाइए और उसका आग निकालिए एंड देन तेल में मिलाकर मालिश कीजिए, तो ठीक हो जाएंगे। ये सारी चीजें विंग खुद मंगवाता था, खुद लाता था। तो सीचन कहता है अब इसे वापस जेल में डालो। वांग जी उसे घसीटते हुए नीचे लेकर आ रहा होता है, जहाँ पे विंग चल तो पा रहा था लेकिन उसके पैर हड्डी सब जवाब दे रहे थे। वांग जी आते उसे कार में फेंकता और कहता है इसे सेल में वापस ले जाओ। चाहते ही वांग जी अपने हाथों को देखता है और कहता है अगर तुमने मेरी माँ को नहीं मारा होता तो शायद ये चीजें इतनी बदतर नहीं होती। उसके बाद विंग चला जाता है सेल। सेल में आने के बाद विंग जब बैठा हुआ था तो फिर वहां पे 4-5 लोग आते हैं और विंग का ना ऐसे बाल वाल सट उट खींचते हुए कहता क्यों तुझे परसों मारा, तुझे समझ नहीं आया तो कहाँ गया था आज वापस फिर से बाहर। हाँ, ये बोल कर वो जो डंडा लेकर आया था वो डंडा से पहले तो विंग के बॉडी पे मारता उड़ता है, फिर पैर पे मारता है, उसके बाद गलती से उसके सर पे लग जाता है टाएं, अंदर वो बेहोश। जिसके बाद ब्लड ब्लड निकल रहा है उसका और वो बेड पे ऐसे लुढ़का पड़ा हुआ है। अब मैंने पहले ही बोला है जिनका हार्ट कमजोर है, जिनको ये सभी चीजें वायलेंस मतलब ये तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है वो स्किप करोगे भाई, क्योंकि आगे और भी सीन है, ठीक है। तो जो है वो विंग हमारा एकदम बेहोश। उसके बाद जो हमारा वांग जी है वो इन तमाम चीजों को लेने के लिए एक वैद्य को बोलता है। अब वो वैद्य कंफ्यूज, भाई ये सभी चीजें तो मिल जानी है पर ये घास कहाँ से लेकर आए हम, कौन से पहाड़ पे मिलता है, कहाँ मिलता है, कितने बजे मिलेगा, कब उगेगा, क्योंकि पहाड़ का जो समय है वो अलग चलता है, किस तरफ मिलेगा वो भी नहीं पता था। तो वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि लास्ट वाला 2 इंग्रेडिएंट्स हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता है ठीक है मुझे दो, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। तो उस दिन नहीं हुआ उससे, अगले भी दिन नहीं हुआ उससे। अब दवाई बनाना जरूरी था क्योंकि मिंग की तबीयत खराब हो रही थी, अब वो नहीं रहे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए सीचन उसे कहता है कि उसी से पूछ के आओ कि कहाँ मिलेगा ये। वांग जी कह देता है ठीक है। वो वहां से पहले हॉस्पिटल जाने वाला था दालिन से मिलने के लिए, तो वो जब डॉक्टर से मिलने आता है तो डॉक्टर कहता है कि उनको चोट लगी है, तो वो उनको चेकअप कराने के लिए लाते रहिएगा। तो वांग जी उसका चेकअप वगैरह करा लेने के बाद उसे क्रिस के साथ दालुन के उसके अपने घर भेज देता है। उसके बाद वांग जी दूसरे जीप से आता है सेल में। आते ही वो बोलता है कि उसको कि जो वहाँ के रहते हैं ना, मतलब हेड प्राधिकारी जो अंदर लेके जाते हैं, कि सेल खोलो उसे उससे मिलना है। अब भाई अंदर वाला कांड तो उसको भी पता रहता है, दैट्स वो सब पका रहा था और कहता है आप तो उसे परसों लेके गए ही थे, आज क्या बात है। वांग जी कहता है जितना कहा जा रहा है उतना करो, पर वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। ऑब्वियसली वांग जी जिस जीप से आया था उसमें 6 बंदे और थे जो उसके मतलब बोल सकते हैं सिपाही टाइप से, कमांडर, जो भी अलग अलग नाम हो वाटेवर, तो 4-6 बंदे थे। वो दो उसको पकड़ता है, वांग जी उसको एक थप्पड़ मारता है, सेल खुलवाता है, फिर वो अंदर 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 जाता है जिस सेल में वो था। ऑलमोस्ट 10-12 सेल क्रॉस करने के बाद जब वो वहां आता है और आवाज देता है वी वी वी, पर वो होश में रहे तो बोले ना, वो कल एक दिन पूरा से बेहोश पड़ा हुआ है।
राम जी उसे कहता है घूरते हुए कि खोलो। उसके तो प्राण पखेरु में सारे निकल गए थे। जब वो खोल रहा था तो हाथ कपकपा रहे थे, चाबी गिर जाती है। राम जी ना उसके हाथ से चाबी लेकर खुद ही खोल के अंदर आते हुए कहता वी, लेकिन जब सीन देखता है वो चिल्लाते हुए कहता है वी। वो उसे फटक से उठाकर बाहर लेकर आता है और कहता है इसे भी लेकर आओ। राम जी विंग को लेकर हॉस्पिटल एडमिट करा देता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इसने बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है, हमें इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। तो भंग जी डॉक्टर का गला पकड़ते हुए कहता है जहां से भी हो ब्लड का इंतजाम करो और उसे होश में लाओ, अगर उसे कुछ हुआ तो अभी तुम तो गए। ये बोलकर वंग जी डॉक्टर को धमकाऊंगा करके विंग का इलाज करने के लिए भेज देता है। उसके बाद वंग जी आता है उसके पास और उससे पूछता है कि इसके साथ इसने क्या किया है। तो वो बोलता है हम नहीं जानते हैं अंदर में क्या हुआ है, लेकिन हमें बस इतना पता चला है कि सेल में रहने वाले जो कुछ गुंडे लोग हैं उसने इसे आकर के प्रताड़ित किया है और रोज कर रहे थे। और जी कहता है रोज? तो जेल में ये सब भी होता है और हमें पता ही नहीं है। तो जी उसको ना इतना पीटता है, मतलब घूसा दे घूसा दे घूसा, थोबड़ा बड़ा दांत वात सब तोड़ देता है। वो सब कुछ हो जाने के बाद कहता है क्रिस से कि जाकर पता करो कि वो लोग कौन है और किसने हायर करने के लिए बोला है, ओके ना। डार्लिंग जो कि ये न्यूज़ सुन चुकी थी कि विंग को वहां से निकाल दिया गया है, वो उससे मिलने के लिए जैसे ही आती है तो देखती है कि वो जो सेल के जो पदाधिकारी थे उसको भी पकड़ के रखा हुआ है। वो डर जाती है और कहती है अब मैं क्या करूं, अगर अगर गांव को पता चला कि मैंने ही कहा था विंग को जेल में मार देने के लिए तो। इसलिए वो वहां से उल्टे पैर भागती है अपने घर। घर आकर अपने पापा को कह देती है कि उसने ऐसा ऐसा किया हुआ था एंड अब वंगजी जो है इसका पता लगा रहा है। इसके पापा तो पहले अपनी बेटी को डांटते हुए कहते हैं कि लिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो हीलर मेरे होने वाले हस्बैंड के आसपास भी आए, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके पापा भी उसकी बात समझ सकते थे, इसलिए कहते हैं ठीक है। और उसके बाद वो उन गुंडे को क्रिस जो पता लगाता है या वहां पहुंचता है कुछ भी, तो वहां के बाकी लोगों को फोन करके उन चारों को मरवा देता है। अब जब क्रिस सेल में जाता है पता करने के लिए तो पता चलता है कि वो लोग ओवरडोज खाना खाने की वजह से मर चुके हैं। क्रिस को डाउट तो हो रहा था, लेकिन वो आकर के वांग जी को रिपोर्ट दे देता है कि वो चारों वहां पे मर चुके हैं खाना खाने की वजह से। वांग जी कहता है क्या बकवास है, खाना खाने से कोई मरता है क्या। इसके बाद कहता है छोड़ो, अब मर गया है तो क्या ही करना है। और ये बोलकर वो वहां पे रुकता है थोड़ा देर, फिर वहां से चला जाता है। डॉक्टर जब उसे कॉल करके बोलता है कि उन्हें होश आ गया है तो आने के लिए, वांग जी जब उससे मिलने के लिए अगले दिन सुबह आता है तो विंग अपने बेड पे ना खुद को ऐसे कडल करके बैठा हुआ था। वांग जी आते ही उसे पूछता है कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई और तुम्हारे साथ ये किसने किया। विंग उसे देखते हुए कहता है क्या आपको फर्क पड़ता है कि ये सब कुछ मेरे साथ किसने किया और क्यों किया, और हुआ भी तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हाँ, आप यहाँ क्यों आए हैं और आप मुझे ढूंढते हुए जेल क्यों आए थे। जिसके बाद रंगजीव से कहता है वो वो मुझे ये जानना था कि उस इंग्रेडिएंट वाले लिस्ट में ना दो चीजें, हाँ, जो मिसिंग आउट है वो मुझे कहाँ मिलेगा। विंग उसे एड्रेस बता देता है एंड देन कहता है कि बारिश होने से पहले ही उसे उठाकर ले आने के लिए। वांग जी बस उसे देखता है और वहां से चला जाता है। विंग जो कि बहुत ही खुद को असहाय फील कर रहा था, विंग ना कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहता है एंड वापस से उसे सेल सेंड कर दिया जाता है। अब इधर जब दाओलिंग को पता चलता है कि जो वांगजी है वो अक्सर ना एक दो दिन बाद ना विंग को विजिट करने के लिए जाता था। जब भी विंग ऐसे सोया रहता था तो वांगजी उसे बाहर से देख लेता था एंड चला जाता था। तो जब दार्लिंग को पता चलता है तो उसकी ना जेलसी का लेवल अपर होता जा रहा था और वो सोचती है कि ये इसको ना जान से मरवा के छोड़ेगी, चाहे जैसे मरवाए मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसे मार डालेगी जरूर। ये बोल करके और वो अपने पापा से कहती है कि आप कुछ तो करो ऐसा कि ताकि वो जेल में ही ऐसे रहे। लेकिन इधर जो वांगजी है उसने विंग को उस जेल से निकलवा करके किसी और जेल में ट्रांसफर करने के लिए बोला था, ऐसा जेल जहाँ पे मुश्किल से 20 से 25 कैदी रहते हो, कंट्री साइड एरिया तरफ, जो कि पहाड़ी इलाका था और विंग पहाड़ी के साइड से बिलोंग कर रहा था तो वो वहां पे सरवाइव कर सकता था। जब विंग होश में आ जाता है तो क्रिस उसे कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, इस सेल में नहीं रखना है, तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये किस जेल में है। तो वो हाँ में सर हिलाते हुए विंग को वहां से सीधे ट्रांसफर कर देता है कंट्री साइड वाले एरिया में जहाँ पे बस 20 से 30 कैदी थे। और इसके बाद क्रिस ने साफ तौर पे हवलदार को, जो वहां के रक्षक था, प्रहरी, उसको हिदायत दे देता है कि खासकर इसके ऊपर कड़ी नजर रखा जाए। जब इतना बड़ा पोस्ट का इंसान, ऑब्वियसली क्रिस भी हमारा
काफी अच्छे पोस्ट पे था। तो इतना बड़ा पोस्ट का इंसान आकर आपको कुछ बता के जा रहा है, बोल के जा रहा है, तो बाकी सारे कैदी और सबको तो डर लगा रहता है ना। तो 2-3 दिन तक ना किसी की हिम्मत नहीं होती है विंग के साथ बुरा व्यवहार करने की या कुछ भी। एक दिन जब करने आता भी है तो वो जो प्रहरी था वो उसको पीट देता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है चीफ कमांडर सर के कुछ लगते हैं, तो अगर तुमने इसके साथ छेड़खानी की या कुछ भी करा तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। तो बाद में उन लोगों ने विंग को प्रताड़ित करना बंद कर दिया था। जिसके बाद विंग वहां पे पहले तो खुद को सर्वाइव करना स्टार्ट करता है। फिर एक दिन सेल में किसी को चोट लग जाती है, तो विंग जब उसको हील करने के लिए आता है, स्टिच करने के लिए, तो पहले तो सारे लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन बाद में विंग वहां का बिकम हीलर डॉक्टर बन गया था, जो कि वो पेशेंट लोगों को ट्रीट करने लगा था। एक दो आते रहते थे तो उसको भी वो हील वगैरह कर देता था। तो जिसके बाद वो अपना वहां पे आराम से रहने लगा था। इधर वंग जी भी धीरे धीरे करके अपने काम में मशगूल होता चला गया। उस वक्त चाइना का हालत बहुत ज्यादा खराब था, भूखमरी थी और सभी चीजें महंगाई आसमान छू रही थी। ट्रेड करने में भी बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा था। चाइना का स्टेबल करना, और उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट भी जो हुआ था वो एंड होने के खत्म होने के बाद भी कुछ कुछ देशों के बीच ना ऐसे युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई थी। तो वो मतलब उन सभी चीजों से वो लोग जूझ ही रहे थे उस टाइम पर, और इधर ये वाला सारा सीन चल रहा होता है। ऑब्वियसली 1.5 साल बाद समय कैसे बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता है। दाओली एक दिन अचानक से जब अपने घर बेहोश हो जाती है, तो उसके पापा उसे हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं। तो ऑब्वियसली लानवंग जी उसका फियांसे था, तो इस नाते उसे भी बुलाया जाता है। तो जब वो आता है सब लोग डॉक्टर डॉक्टर बात करते हैं, तो उसे पता चलता है कि जो दावलिंग है। तब डॉक्टर आकर उसे बोलते हैं कि जो मेरी बेटी है ना उसको ना बोन मैरो ना काम नहीं कर रहा है, तो उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसीलिए वांग जी दावलिंग से मिलने आता है। दावलिंग वांग जी को गले लगकर रोते हुए कहती है कि क्या मैं सच में मर जाऊंगी, क्या मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हाँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वीइंग की वजह से हो रहा है। उसने हमारी लाइफ में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया है ना। जिसके बाद वांग जी उसे कहता है उसका इससे क्या लेना देना है। जिसके बाद वो कहती है अगर वो मोम के साथ ऐसा कुछ नहीं करता, मेरे सर में चोट नहीं लगता, मैं इतना ज्यादा सोचती नहीं, तो मेरे पैर हाथ काम करना बंद नहीं करता, मेरा बोन इस तरह से खराब नहीं होता। ये सब कुछ सोचने और ज्यादा टेंशन लेने की वजह से हुआ है। वांग जी उसके चिकनी चुपड़ी बातों में फंस चुका था। एंड देन कहता है अगर ये सब कुछ तुम्हें लगता है कि उसकी वजह से हो रहा है तो वही इसकी भरपाई करेगा। जिसके बाद वो उसे आश्वासित करते हुए बाहर आता है, जहाँ पे दावलिंग के जो पापा थे वांग जी आते हुए उसे कहता है कमांडर ऑफ चीफ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके पापा वांग जी को ना कहते हैं अपने घुटनों पे बैठो और अपनी किए की सजा लो। अगर वो हीलर उसका बोन मेरो मेरी बेटी को ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना। जिसके बाद वांगजी कहता है ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ और वो अपना बोन मेरो ट्रांसप्लांट जरूर करेगा। उसके पापा कहते हैं अगर नहीं किया तो तुम्हें अपने पद से हटना होगा। वांगजी के लिए बहुत बड़ी दुविधा का विषय बन गया हुआ था, इसलिए वो कहता है ठीक है, मैं कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ सेल के इंस्पेक्शन के लिए उस सेल में जो साउथ, क्योंकि वो कंट्री साइड एरिया का था, तो वो ऐसे सीमा प्रतिबंधित क्षेत्र में था जहां से हांगकांग नदी के रास्ते जाया जा सकता था, मतलब कि साउदर्न सिटी भी जा सकते थे। तो उस सेल में आता है उस टाइम पे इंस्पेक्शन के लिए साउदर्न सिटी जो लेफ्टिनेंट कमांडर्स होते हैं ना उसके सबसे हेड, एक तरह से गवर्नर्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे अलग सैन्य शासन चलता था और इधर अलग चल रहा था। मिस चेंग सू, ऑब्वियसली ये चाइनीज एक्टर है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आता है उस जेल में इंस्पेक्शन के लिए। तो आते ही सभी कैदियों को देखता है, वहाँ के हालात को देखता है। सब कुछ देखने के बाद कहता है ये हमारे अंडर में होना चाहिए। फिर ये नॉर्दर्न साइड क्या कर रहा है। विंग जो कि सारे लोगों का इलाज कर रहा होता है, तो मिस्टर चिंगसू उसके पास आते हुए कहता है आप वो डिवाइन हीलर है। जिसके बाद विंग उसे हाँ में ऐसे सर हिला देता है। मिस्टर चिंगसू को विंग को देखते ही फर्स्ट नजर का प्यार हो गया था। एंड देन उसे कहता है वाओ, तो क्या मेरी बीमारी का कोई इलाज है। विंग ने उसके मतलब अपनी तरफ बढ़े हुए हाथों को ऐसे टच करके उसके नब्ज को देखते हुए कहता है आप बिल्कुल ठीक है। मिस्टर चैंगसू विंग के लेफ्ट हैंड को लेता है अपने चेस्ट पे प्लेस करते हुए कहता है इसका कोई इलाज है। विंग कहता है कि आपको कोई हार्ट डिजीज है। तो वो कहता है "उहुं, ऐसा लगता है जैसे किसी को देखकर मैं प्यार में पड़ गया हूँ"। ये बोलकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। विंग समझ गया था कि वो फ्लर्ट कर रहा है, दैट्स वाई वो कुछ भी नहीं बोलता और अपने हाथ खींच लेता है। इसके बाद वहां का सारा काम कर लेने के बाद मिस्टर चेंगसो से कहता है कभी फ्यूचर में हमारे यहाँ भी आइए, हमें मौका दीजिए। विंग कहता है "हम्म, देखेंगे"। इसके बाद वो वापस से अपने सेल में आता है। आते ही जो प्रहरी था वो आते ही कहता है कि जनरल कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। विंग
इतना तो जान ही चुका था, वहां पे 7 से 8 मंथ रहा था उसके घर में, तो वो कौन क्या है, किस पोस्ट पे, सब। विंग अपने कपड़ों को ठीक ठाक करते हुए आता और कहता है, कहिए कैसे आना हुआ। बंग जी उससे कहता है, हमारे साथ चलो। विंग कहता है, लेकिन क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे पूरी उम्र इस जेल में रहना पड़ेगा। क्रिस बेल का पेपर दिखाते हुए कहता है कि हमने आपकी बेल करवाई है तो चलिए। विंग कहता है, लेकिन कहाँ जाना है। रामजी उसे कहता है, तुमने जिसका ऑन किया है उसके बदले में तुम्हें अपनी जान तो देनी पड़ेगी ना। विंग कहता है, मैं अपनी जान क्यों दूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। वांगजी उसे कहता है, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे मॉम डैड वो कहाँ जाएंगे, बताओ मुझे। विंग ये सुनते ही कहता है, नहीं, आपने क्या किया है मेरे मॉम डैड के साथ में। वांगजी उसके दोनों हाथों को खींच खांच के और पकड़ के लेके आता है, जीप में बिठा देता है और उसे कहता है चलने के लिए। उस समय का जीप भी बड़ा अजीब सा था, बग्घी जैसा लगता था। विंग को खींचे खींचे लेकर आता हॉस्पिटल। विंग ना अपने हाथ को छुड़ाते हुए वांगजी को धक्का देते हुए कहता है, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। तो वांगजी कहता है, तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है। विंग ये सुनते ही कहता, क्या कहा आपने, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वांगजी उसके बालों को खींचते हुए अपने करीब करता है और कहता है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे माँ बाबा को मार दूंगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा, हाँ। विंग कहता है, लेकिन मैं अपना बोन मैरो क्यों ट्रांसप्लांट करूं। इस वक्त तक चाइना में कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर नहीं था जिसको चीर फाड़ करके टाँके लगाने आते हो, वो भी जैसे अभी सिजेरियन लोग करते हैं ना, कोई भी ऑपरेशन करते हैं सर्जन या सिजेरियन जो भी करते हैं तो टाँका वाके लगाते हैं, बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह जो भी देते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है ना। उस वक्त तक चाइना में ये चीजें आई ही नहीं थी। जो भी होती थी कट कुटा कर मर मुरा कर करने वाला काम होता था, सुई तुई लगाते थे, एक्यूपंक्चर वगैरह करते थे। ये आता नहीं था किसी को। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो विंग ना ऐसे चिल्लाते हुए कहता है, दिमाग खराब है आपका क्या। आपको पता होना चाहिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वांग जी कहता है, तो फिर तुम्हें किसने कहा है जिंदा रहने के लिए, हाँ, मर क्यों नहीं जाते। विंग गुस्से के मारे उसे धक्का देता है, उल्टे हाथ से थप्पड़ लगा देता है, जिसके बाद वांग जी का फिर से ईगो क्लैश कर चुका था। ऑब्वियसली जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वांग जी एक ऐसे पद पे है जहाँ पे पूरा चाइना उसे सल्यूट करता है। एक अच्छे खासे इंसान को थप्पड़ मार दिया विंग ने। वांग जी ना उसे सीधे ऐसे पकड़ता है, ऐसे घुटनों पे बिठाने के लिए उसके बाल को खींच के नीचे करता है कि वहां पे जो टेब कुर्सियां जो लगी रहती है हॉस्पिटल में बाहर बैठने के लिए, उसमें सीधे जाकर उसका सर लगता है टुन। अरविंद को लगते ही हो जाते वो बेहोश। रंग जी उसे देखते हुए कहता है, डॉक्टर। विंग को अंदर ले जाया जाता है एंड देन डॉक्टर जब इसका सब कुछ कर देते तो कहते हैं कि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है और अगर ये ऐसे ही खुद को प्रताड़ित करते रहेंगे तो हम इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली वांग जी पहले ही विंग की बात सुन चुका था कि ट्रांसप्लांट करने के बाद वो जिंदा रह भी सकता है या नहीं। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा सर्जन है चाइना में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकता है और इसे बचाया जा सकता है। तो वो डॉक्टर कहता है, जी ऐसा तो कोई नहीं है, पर एक मेडिकल डॉक्टर है जो आ, अगर वो मान गए तो ठीक है, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है और वो किसी के सामने में आते भी नहीं है। अगर हमें उनसे कंसल्ट करना होगा तो बहुत पहले करना होगा और ये काम मिस्टर दाओ कर सकते हैं। जिसके बाद वांगजी कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा। ऑब्वियसली जो दाओलिंग थी वो वांगजी के फियांसी थी तो उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। जिसके बाद वांगजी जाता है मिस्टर दाओ से बात करने के लिए, उस मेडिकल हीलर्स के बारे में पता करने के लिए। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, हम बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे और ये मेडिकल हीलर नन अदर देन हमारा जांग चिंग होने वाला है। ओके, तो वो उतना बोलकर चला जाता है पता करने के लिए कि कौन है और कहाँ रहता है, कहाँ से बिलोंग करता है। इधर जब विंग को होश आता है तो उसे ब्लड पानी फिर से चढ़ा दिया गया था। उसके बाद वांगजी उसे देखते हुए कहता है, जब तक तुम्हारा उसके साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विंग कहता है, अगर मैं ये कर दूं तो क्या मुझे जाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मॉम डैड को देखना है। तो वांगजी उसे कहता है, तुम उनसे नहीं मिल सकते। विंग उसे कहता है रोते हुए कि मैं क्यों नहीं मिल सकता। आखिरकार आप चाहते हैं कि मैं अपना जीवन दे दूं आपकी सो कॉल्ड फियांसे के लिए और मैं अपने माता पिता से नहीं मिल सकता। आखिरकार आप उसे ट्राइब से शहर क्यों लेकर आए हैं। वो लोग ट्राइब में रहने वाले इंसान है, वो शहर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। हम जी कहता है, तुम्हें इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो चलो मिलवाता हूँ। ये बोलकर विंग को लेकर के वो हॉस्पिटल के बाहर आता है, उसको खींचे खींचे लेके आ रहा था। आता है तो देखता है जहाँ पे उसकी मॉम डैड सड़क के किनारे बैठे हुए थे और वो दोनों बस वेट कर रहे थे विंग के आने का ताकि वो उसे ले जाए। विंग कहता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हम जी कहता है, इनका तमाशा बन रहा है।
अब यहाँ पे जो विंग की मॉम थी, ट्राइब्स के लोग जो रहते थे ना वो बहुत सारे चांदी के जेवर वगैरह पहनते थे और वहाँ का एक अलग पहनावा होता था। उसके बाबा ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जैसा कि विंग छिपाओ टाइप का पहनता है, पर नॉर्मल कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ था। उन दोनों को आते जाते लोग ना उसे बुली कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त चाइना में ट्रेडिशन चल गया था कोट सूट वगैरह पहनने का। लड़कियां जो थी वो घुटने तक के स्कर्ट और ऊपर शर्ट वेयर करती थी, नहीं तो चीपाओ पहनती थी घुटने से ऊपर तक का। तो ये सारे ट्रेडिशन चल रहा था यहाँ पे। ये चीजें देखने का तो अलग तो लगता है ना भाई। तो वो उस सबको आते जाते देख के उसका मजाक बना रहे थे, सब उसे बुली कर रहे थे। तो कोई उसके ऊपर पैसे फेंक रहा था, तो कोई पत्थर फेंक रहा था। भीम ना अपने हाथ छुड़ा करके अपने मम्मा पापा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उससे बहुत दूरी पर था, वहां से बस वो देख सकता था। भीम रोते रोते कहता है, क्या चाहिए आपको? हाँ धर्म जी उसे कहता है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, अगर तुम मेरी मॉम को जान से नहीं मारते तो ये सब कुछ नहीं होता। भीम कहता है, मैंने आपकी मॉम को नहीं मारा। ठीक है, एक पल के लिए मान लेता हूँ कि मैंने किया, पर मैंने आपके ब्रदर इन लोग को बचाया भी तो। क्या मैंने उनका इलाज नहीं किया? क्या मैंने क्या मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया? मेरी वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, तो उसका क्या? राम जी कहता है, लेकिन तुम्हें मेरी मॉम को नहीं मारना चाहिए था। ये बोलकर उसे वापस से अंदर घसीटते हुए लेके जा रहा था। विंग बिना चप्पल के आए हुए था। वंग से पेट पर लाके पटक देता और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगे? हाँ, यही रहो तुम। ये बोलकर वो दरवाजे को बंद करके चला जाता है। अब जो नर्स वगैरह थी वो सब उसे देख रही थी बहुत पिटीफुल आइज के साथ में। वहीं दूसरी तरफ दाओलिन, जब उसे पता चलता है कि जो विंग है वो हॉस्पिटल में आ चुका है, दाओलिन अपने बेड से नीचे उतरती है। तो नर्स उसे कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? दाओलिन उसमें से ऐसे कैंची उठा लेती है और कहती है, बैंडेज करने आया था उसको। कहीं भी नहीं, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वो विंग के कमरे में आती है। विंग जो कि नीचे जिस बेड होता है ना, बेड के नीचे आगे में बैठ के रो रहा होता है और खुद से कहता है कि मुझे मुझे ये सभी चीजें नहीं देखनी थी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था। मैं तो इलाज करके अपने घर वापस जाना चाहता था। काश काश मुझे तुमसे कभी कोई लगाव ही ना होता। काश कि मैं तुम्हें उस नजर से ना देखता। जब तुम मुझे प्रताड़ित करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। शायद मुझे लगता है कि एक पल के लिए भी तुम मुझे समझो, लेकिन हर बार मेरा दिल तोड़ देते हो। क्यों करते हो ऐसा? प्लीज मत करो। वो ऐसे बुदबुदा ही रहा होता है कि ऐसे डाउलिंग आती कहती है, अच्छा तो तुम भी उसे पसंद करते हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मेरा होने वाला आदमी है। मेरी उसके साथ शादी होने वाली है और तुम उसे पसंद करते हो? तो ये सुनना हुआ ही था। तो विंग उसे देखते ही कहता है, मिस साउच, मैं मैं वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। तो कहता है, "हाँ, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे? तो फिर तुम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? हाँ, कहता है, मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको आपको सच कह रहा हूँ। और वैसे भी उस दिन वो जो कुछ भी किया वो मैंने नहीं बल्कि आपने किया। हाँ, तो कहती है उसका बाल पकड़ते हुए, हाँ मैंने ही किया। मेरी यहाँ तो उनकी मॉम की जान गई, लेकिन कौन तुम्हारी बात पे यकीन करेगा? हाँ, कौन सुनेगा तुम्हारी बात? कौन सुनेगा? मेरे पापा मुझे बचा लेंगे और मेरा होने वाला हस्बैंड भी मुझे बचा लेगा, लेकिन तुम। ये बोलकर जो साउची थी उसको वो कैंची मारने ही वाली थी, तभी लिविंग उस कैंची को पकड़ लेता और कहता है, ठीक है, फिर मुझे मार दो। फिर तुम्हें बोन मैरो कौन देता है मैं भी देखता हूँ। ये बोलकर उसको ऐसे की हुई थी। जब उसे पता चलता है तो कहता है, मर जाओगे तभी तो तुम्हारा बोन मैरो मुझे मिल ही जाएगा। ये बोलकर दोनों ना उस कैंची के साथ छीना छपटी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और जो दावलिंग थी वो कैंची को छोड़ देती है, जिसके बाद वो पलंग में ऐसे अपना सर टकरा लेती है खुद ही और बेहोश। अविंग को वो कैंची उसके चेस्ट में जाके सीधे हल गया हुआ था। वंग जाके डार्लिंग को पकड़ता है एंड देन विंग को एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद विंग का भी सर ना ऐसे उस पलंग से झटके लगा था। जिसके बाद वंग जी चिल्लाते कहता, क्या तुम्हारा हैव यू लॉस्ट माइंड? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उसे इस तरह से धक्का क्यों दे रहे हो? हाँ। जिसके बाद विंग अपने चेस्ट को पकड़े हुए था, धीरे धीरे करके खून आ रहा था और अपने हाथों को देखता है और कहता है, मैंने नहीं किया। वंग जी सबसे पहले डार्लिंग को उठाता है गोद में एंड देन उस नर्स से कहता है कि इसको बैंडेज कर दो। वो कहती है, सर। वंग जी कहता है, मेक श्योर करो कि वो मरे ना। ये बोलकर वो डार्लिंग को लेकर आता है और कहता है, तुम वहां क्या करने गई थी? डार्लिंग वंग जी को पकड़े हुए कहती है, मैं तो बस उसे शुक्रिया अदा करने गई थी, क्योंकि मैंने सुना कि वो मुझे बोन मैरो देने वाला है। तो मैं मैं बस चाहती थी कि मैं उसे थैंक यू बोलूं। जिसके बाद
वांगजी उसे कहता है वो डिजॉल्व नहीं करता है। इधर विंग वो ना डॉक्टर आकर के उसके शर्ट वर्ट को खोल के कैंची निकाल के बैंडेज, पहले तो चीरा पट्टी लगाते हैं फिर उसको बैंडेज कर देते हैं अच्छे से बांध बांध के, और उसके खूनों निकाल देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ऐसे चिंता में उसे कहता है कि अगर आप इसी तरीके से बार 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 ये करते रहेंगे तो आप एक दिन मर जाएंगे, है ना। जिसके बाद विंग उसे कहता है मैं एक दिन वैसे भी मर ही जाऊंगा। डॉक्टर कहता क्या कहना आपका, तो विंग कहता कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो फेस टर्न कर लेता है जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और कहते हैं सच में इस दुनिया में कभी भी किसी को एक तरफा मोहब्बत नहीं करना चाहिए। विंग उस टाइम को याद करता, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं जब वांगजी उसे लगातार खाने के टेबल पे घूरता था, या आने जाने टाइम पे वांगजी उसे जिस तरह से देखता था, जिस नज़र से देखता था। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वाला जो फेज होता है ना, अट्रैक्शन अफेक्शन के बीच में जो लटका रहता है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे करके, पर फिर भी हम उस शख्स को कंटिन्यू सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, उस वाले फेज में था। धीरे धीरे करके विंग वांगजी के हल्का सा टच करना, जैसे कि नैपकिन देते वक्त टच करना, या फिर खाने का प्लेट पकड़ाते वक्त हाथ को टच करना। अब सोचो भाई वो 1900 मतलब पुराने जमाने वाला प्यार है, तो हाथ का हाथ मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ऐसे हैंड टू हैंड टच होना, कभी आते जाते ऐसे कंधे से कंधे लग जाना, तो वो सभी फीलिंग्स ना विंग के अंदर ना बहुत गहराई से अंदर कर गया था। एंड वांगजी जहाँ पे बस उसे एक अटैचमेंट प्लस अट्रैक्शन वाले व्यू से देख रहा था, क्योंकि वो विंग को पसंद करता था क्योंकि वो खूबसूरत लगता था देखने में। लेकिन विंग जिस अटैच एंड फिक्शन के बीच में लटका हुआ था, जहाँ पे विंग की थोड़ा सा मतलब फिजिकल टच वांगजी की तरफ से जो हो रहा था, उसकी वजह से वो होता ना मेरा पति ही मेरा परमेश्वर देवता टाइप से, मतलब कौन सा गाना है यार कि मेरा पति मेरा देवता है, कुछ पुराने टाइम का गाना है ना, तो ये बिल्कुल विंग के ऊपर फिट बैठ रहा है, ठीक है, कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है। तो उसको मान चुका था। अब ये वाली सिचुएशन में सोचो एक तरफा मोहब्बत कितना दर्दनाक होता है। एक तो अलग ही सफर कर रहा था, ऊपर से ये वाला दर्द से अलग सफर कर रहा था। तो विंग ना ऐसे सोच रहा होता है और खुद से कहता है कि मुझे ये फीलिंग्स कभी अपने अंदर पनपने देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम इसे डिजॉल्व नहीं करते हो। एक बार तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो सच जानने की सुनने की, और हर बार मुझे ब्लेम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मानसिक आघात की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले ही मैं मर जाऊं। ये बोलकर और वो आंखें बंद कर लेता है। ऑब्वियसली वो थका हुआ था तो सो जाता है। ढंग जी जब उसे देखने आता है तो कहता है नाटक अच्छा कर लेते हो, है ना। पर विंग सो चुका था, वो कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी उसे झकोटते हुए उठाता और कहता है मैंने कुछ कहा तुमसे। विंग उसे देखते हुए कहता है मैं जिंदा हूँ और मैं सही सलामत हूँ। उसे बोन मैरो चाहिए और मैं दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, छोड़िए मुझे। ये बोलकर वो वांगजी को धक्का दे देता है, जिससे वांगजी नीचे गिर जाता है। फिर से उसका एक बार और ईगो क्लैश हुआ। वांगजी आते उसका ना बेड पे बैठा हुआ था, तो ऐसे गला पकड़ते हुए नीचे बेड में धसा देता है, अंदर गला दबाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे धक्का देते हो। हाँ, उस दिन मुझे थप्पड़ लगाया और आज शुक्र मनाओ कि मैं। विंग कहता है मुझे मार डालो। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, मुझे मार डालो प्लीज, मुझे मार डालो। जिसके बाद वांगजी उसे कहता है मरना तो तुम्हें वैसे ही है। ये बोलकर वो उसे वैसे ही छोड़ देता है। वांगजी क्रिस के साथ घर जब आता है, सीचन सोफे पे बैठे बैठे, बाहर ना अचानक से बिजली कड़कती है, तो अंकल और सीचन का गुस्से से लाल वाला चेहरा दिखता है। जिसे देखते ही वांगजी कहता है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। सीचन कहते हैं माना कि मैं उसे मिंग्याओ के लिए कभी कभी इंग्रेडिएंट्स या किसी भी चीज के लिए कह देता हूँ, ठीक है, पर तुम उसे जेल से निकाल कर हॉस्पिटल में क्यों रखे हुए हो। हाँ, अब लैंड किरण जो थे वो आते ही वांगजी के ऐसे घुटनों पे ना एक डंडा जो उसके हाथ में था मारता है, तो वांगजी घुटनों पे था और कहते हैं तुम उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हो। वांगजी कहता है अंकल मिस्टर दाओ, आई मीन की जो हमारे कमांडर ऑफ चीफ है उनकी बेटी दाओली, उसका ना बोन मैरो ना खराब हो चुका है एंड लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं सही से, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। तो सीजन हंसते हुए कहता है चाइना में ऐसा कौन सर्जन डॉक्टर है जो इसका ट्रांसप्लांट कर देगा। भंगजी कहता है डिवाइन हीलर। जिसके ऑर्डर कहता है मेडिकल हीलर, जो डिवाइन हीलर के साथ में मिल करके अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा। क्या ये मजाक लगा रखा है तुमने। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है, एक या दो लोगों के अलावा। जिसके बाद भंगजी कहता है हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जब हमें वो मिल जाएंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद वैसे भी वो मर जाएगा। लैन किरण कहते हैं अच्छा हो कि वो उसी वक्त मर जाए, उसी ऑपरेशन टेबल पे। ये बोलकर जो हमारा वंगजी है वो अपने हाथों को ना ऐसे क्लींच करके बस सुन रहा होता है। अंकल कहते हैं
फिर भी तुम उसे यहाँ पे खींच कर लेकर आए हो, उस जेल से निकाल कर लेकर आए हो, तो तुम एंसेस्टर रूम में जाओ और 6 घंटे के लिए घुटनों पे बैठो, तुम्हारी ये सजा है। जिसके बाद वांग जी कहता है, जी अंकल। वो उसी तरीके से एंसेस्टर रूम में जाता है जहाँ पे क्रिस वहाँ पे खड़ा था और कहता है, लाओ, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आपको मिस्टर दाओ ने बोला था ये सभी चीजें करने के लिए? तो वो कहता है, किसी ने भी बोला हो, लाया तो मैंने है। अंकल और गगा सब जानते हैं कि वो मेरी मॉम का कातिल है और मैं उसे हॉस्पिटल लाकर उसका इलाज करवा रहा हूँ और उसकी टेक केयर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है नाराज होने का हक है इन्हें। ये बोलकर वहां पे बैठे हुए था। बारिश वाली रात ऐसे लग रहा था जैसे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विंग था वो बस लेटा हुआ था। अगले दिन वांग जी जब उठता है तो उसके पैर जवाब दे रहे थे। वो थोड़ा सा ऐसे लेट जाता है और वापस से डॉक्टर आकर उसके घुटने की मालिश वालिश करके चले जाते हैं। इधर मीन गयो जब उसे होश आता है, ऑब्वियसली वो ना कभी कभी ब्लड की उल्टी करने की वजह से या पैरों की वजह से तो दवाई देता था उन्हें, एनेस्थीसिया। अब उस तरह का एनेस्थीसिया जो अभी चलता है वैसा तो नहीं बोल सकते, पर ऐसी दवाई जो कि उसको नींद में रख सकती है। तो उसे जब रात को होश आता है तो वो आवाज लगाता है, वी वी, लेकिन विंग वहां नहीं था, क्योंकि जब भी होश में आता था तो वो विंग को अपने आसपास देखता था। सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तो सीचन उसे बता देता है कि विंग यहाँ नहीं है। तो वो पूछता भी कि क्यों नहीं है। सीचन उसे कहता है कि उसने मॉम को जान से मार दिया, मारने की कोशिश की, और वो सभी चीजें बता देता है कि डार्लिंग को मारने की कोशिश की, उसकी मॉम को मार दिया, और अब इन सभी चीजों को बीते हुए ऑलमोस्ट 1.25 साल होने को आए हैं। अब तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्या हो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई वो डॉक्टर उसकी जान बचा रहा है तो वो किसी की जान कैसे ले सकता है। वो विंग का डिफेंड करने की कोशिश करता है तो सीचन उसे कहते हैं, अगर तुम ज्यादा बोलोगे ना तो मैं तुम्हें वापस बेहोश कर दूंगा, इसलिए शांति से अपना इलाज करवाओ। अगर तुम होश में आ गए हो तो हम तुम्हारे लिए दूसरा डॉक्टर ढूंढेंगे। मिंगयाओ कहता है कि वो एक बार विंग से मिलना चाहता है। सीचन उसे कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, वो वैसे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो गया है। जब वो कर देगा तो वो ऐसे ही मर जाएगा और उसे मरने का अधिकार तो है, क्योंकि उसने हमारी मॉम को मारा है। मिंगयाओ बेचारा ऐसे फंस गया था, वो बेड से उतर के हॉस्पिटल जा भी नहीं सकता था जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। और सीचन से आर्ग्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि सीचन, वांगली, लैन किरन, इसके घर के जितने भी मर्द थे आधे पागल थे। डॉक्टर के पास लेके जाओ इसको भाई। कोई नहीं सुन सकता था, क्योंकि भाई ये लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे थे कि इनको लगता था कि पूरे चाइना को यही लोग चला रहे हैं। जैसे राजा महाराजा टाइप से होता है ना कि भाई हम जो बोले वो पत्थर की लकीर, तो वैसे ही इन लोग का हाल हो रखा था। सुन ही नहीं रहे थे। मिंगियों के बाद भी सीचन नहीं सुनता है, चला जाता है। मिंगियों कहता है, हे भगवान, कोई तो जादू होगा, कोई तो मिरेकल करो ताकि वो बच जाए। ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ कि वो ऐसी चीजें करे? मुझे नहीं पता इसके पीछे बिहाइंड द रीजन क्या है, पर मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ये बोलकर मिंगेओ बैठने की कोशिश करता है तो उससे बैठा नहीं जा रहा था। अब इधर जो हमारा विंग था वो 3-4 दिनों तक के लिए हॉस्पिटल में रहता है। वांग जी उसके बाद उस हॉस्पिटल में मिलने नहीं आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे कॉल करके बोलते हैं कि हमें ना वो मेडिकल डॉक्टर मिल गया है। जिसके बाद सॉरी सीचन, साथ में लान वांग जी, साथ में क्रिस और मिस्टर दाओ सब आते हैं उनसे मिलने के लिए, जहाँ पे उसने मास्क लगा रखा हुआ था। तो वांग जी से कहता भी कि मास्क हटाए। तो जियांगचिंग उसे कहता है कि क्या जरूरी है कि मैं अपना मास्क हटा के आपको दिखाऊं? आपको बस इतना जानना है ना कि उसे कैसे ठीक करना है और क्या नहीं। तो वांग जी उसे प्रवोक करते हुए कहता भी है कि अगर वो मर गई तो जियांगचिंग उसे कहता है, तो फिर आप किसी और डॉक्टर को ढूंढ लीजिए जो आपको इसमें मदद कर सके। ऐसे भी मैंने सुना कि जब जो पेशेंट है वो एक खुद मेडिकल हीलर है, वो एक्यूपंक्चर और सुई से लोगों को ठीक करता है और मुझे लोग डिवाइन हीलर कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा या फिर हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं अभी चलता हूँ। ये बोलकर जंग जंग का अलग ही एटीट्यूड चल रहा है। जैसे ही उठने को होता है सीचन, ना जाने क्यों उसे वो फैमिलियर लग रहा था और कहता है, मुझे आप पे यकीन है। जिसके बाद जियांग सिंह उसे घूर कर देखता है, और जब उसने सीचन को आते हुए देखा तो जियांग सिंह ने अपने फेस पे मास्क लगा लिया था। हालांकि उसका इरादा तो नहीं था कि वो अपने फेस को ना रिवील करे, पर सीचन को देखते ही वो मास्क लगा लेता है। जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन तैयारी करने के लिए पूरी टीम तैयार कर देते हैं, और फिर 2 टेबल लगाया जाता है ओटी रूम में। एक पे डार्लिंग को रखना था। ऐसा नहीं है कि डार्लिंग फेक कर रही है कि भाई वो नाटक करे ताकि बिंग मर जाए, नहीं, उसको सच में बोन का प्रॉब्लम है, साथ में लंग्स का भी प्रॉब्लम है। तो वो एक टेबल पर उसको लाके लेटाया जाता है, वो बेहोश थी। इधर जो हमारा विंग था उसे आधा होश में रखना था। ऑब्वियसली उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, तो उसे पता चलना चाहिए ना कि कितना ज्यादा बीपी और ये सभी चीजें काम कर रही है। एक तो ये हो गया, क्योंकि इसकी बॉडी से निकालना था, उसकी बॉडी में डालना था, इसीलिए
तो जब उसे ये कर रहा होता है तो विंग जियांगचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को इन लोगों के हाथ मत लगने देना। जिसके बाद जियांगचिंग अपना मास्क हटाता उसे देखता है और कहता है, वी। विंग उसे देखता है और कहता है, अच्छे काका। जिसके बाद वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद विंग कहता है, का चाइना में ऐसा कोई नहीं है जो सच में ये चीजें करने के बाद उसे ठीक कर सके। मैं जानता हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर हैं। शांगचिंग कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। विंग कहता है, कोई फायदा नहीं है, मुझे मेरे ब्रेन में क्लॉट्स भी बन रहे हैं, अगर मैं बच जाऊं तो मैं भी शायद ना बच पाऊं। शांगचिंग कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये बोलकर वो उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद विंग, उसे इतना दर्द हो रहा था, यहाँ तक जियांगचिंग को भी पसीने आ रहा था। भाई उस समय एसी वैसी नहीं चलते थे, फैन वैन चलता था, कूलर चलता था, एसी का उस समय इतना ये नहीं था, तो कूलर तो लगा नहीं सकते थे ऑब्वियसली, पंखा उंखा नहीं रहता ओटी रूम में, तो पसीने वगैरह चल रहे थे। तो नर्स जो थी वो उसका पसीना पोंछ रही थी। इवन विंग को भी पसीना छूट रहा था, उसकी आंख से, माथे से, मुंह से, सबसे। और उस पेन में, उस दर्द में उसकी बॉडी से वो सभी चीजें निकाले जा रहा था। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो धीरे धीरे करके अपनी सांसों को रोकते जा रहा था, रोकते जा रहा था, रोकते जा रहा था। और वो जब ये सभी चीजें करने के बाद वो उसकी बॉडी में लगा ऐसे वो ट्रांसप्लांट करता है, तो जो हमारा विंग है, सभी चीजें हो जाने का ऑब्वियसली भाई यार, बोन्स निकाल दिया जाएगा बॉडी से तो आपकी बॉडी किसी काम की नहीं रहती, या तो पैरालाइज हो जाओगे या फिर मर जाओगे, ठीक है। ये सब कुछ होने के साथ ही जैसे ही विंग का लास्ट ये हो गया, स्टिचिंग करने वाला था, उसी वक्त विंग की जो बॉडी लाइन दिखाई थी वो टेंटे 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 करके सीधी हो जाती है। ये देखते ही चांगचिंग के हाथ से स्कैल्पल गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है वो सदमे में चला जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं वी, 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 नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो बाहर आते ही ऐसे ना, मतलब अपना कैप निकाल लिया हुआ था और ऐसे बस बैठा हुआ था, तभी उस वक्त वांग जी आ जाता है। और उस एरिया में जैसे कि डबल लेयर्स होते हैं, एक अंदर में ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाहर वाले एरिया में बस डॉक्टर्स रह सकते हैं जो हाथ वाथ धो सकते हैं। तो वांग जी ना एक मेक श्योर करने आया था कि वो अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो वो जब उसे बैठे देखता है तो आधे कहता है, डॉक्टर क्या हुआ है। जियांग जी उसे देखता है तो अपने आप को ठीक ठाक करते हुए खड़ा होते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं। वांग जी कहता है, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, आप बाहर क्या कर रहे हैं, हाँ क्या हुआ है। वो कुछ बोल पाता है इससे पहले ही वांग जी अंदर जाता है, जहाँ पे वो उन दोनों को देखता है, जहाँ पे जो दावलिंग है वो आराम से ऐसे ना लेटी पड़ी हुई थी और उसको स्टिचिंग वगैरह कर रहे थे। वांग जी उसे देखता है, इसे देखता है, कहता है, इसे क्या हुआ है। नर्स कहती, सर ये मर चुका है। जिसका वांग जी कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उधर डार्लिंग का ना ये मतलब वो लोग स्टिचिंग वगैरह कर रहे हैं। वांग जी आते हैं, उसे झकझोरता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ क्या तुम पागल वागल हो गए हो। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम जानते हो ना। मैं उन्हें दर दर की ठोकरें खिलवाऊंगा और उनसे भीख मंगवाऊंगा, इसलिए तुम मर नहीं सकते हो। होश में आओ, मैंने कहा होश में आओ, मैंने कहा होश में आओ। क्या तुमने नहीं कहा था, हाँ, कि तुम्हें अपने माँ बाप वापस चाहिए। तो होश में आओ, ठीक हो जाओ और अपने माँ बाबा को ले जाओ यहाँ से। वी, वी, वी। वांगजी उसको बहुत झकझोर रहा था। जंगजेंग आते ही वांगजी को साइड करते हुए धक्का दे देता और कहता, दिमाग ठीक है आपका, मरे हुए इंसान से ऐसे कोई बात करता है। वांगजी कहता है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही जगह पे है, तुम एक डिवाइन हीलर हो और ये एक मिरेकल हीलर है, ये कैसे मर सकता है, हाँ। तुमने नहीं कहा था कि तुम बचा लोगे, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सही हो जाएगा, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसके बावजूद भी वो सही रहेगा। वांगजी उसे देखता है और कहता है, इसे बचाओ। तो जिसके बाद वो कहता है, बचाओ, इसके सर में क्लॉट्स बन रहे हैं, ऐसा जैसे कि ये अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, खून इसके बॉडी से बाहर इसके सर तक नहीं जा पा रहा है। एंड मैं इसे बचाऊं, ये कितना वीक है। इवन ये आधे घंटे का भी ऑपरेशन सरवाइव नहीं कर पाया है, ऊपर से आधा एनेस्थीसिया दिया गया है। वो दर्द, बॉडी कटने का दर्द तुम्हें एहसास भी है कि क्या बोल रहे हो, हाँ। रामजी ने उसका हाथ कस के पकड़ते कहता है, नहीं 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 नहीं, ये मर नहीं सकता है, ये दर्द सहना जानता है और इसे होश में आना होगा। मैंने कहा उठो, मैंने कहा उठो, मैंने कहा उठो। वांगजी भी पसीने से तरबतर हो रखा था। वो उसको झकझोरते हुए कहता है, उठ भी जाओ वरना मैं तुम्हारी मॉम को जान से मार दूंगा। जिसके बाद विंगना अचानक है करता है तो मसीना वापस चलने लगी थी। वांगजी कहता है, ये क्या हुआ। जांगचे उसे धक्का देते हुए कहता, बाहर निकलो। वांगजी कहता, मैं नहीं जाऊंगा।
और उतना बोल के वो वहाँ पे खड़ा था। झांगजिंग जल्दी से स्टिच करना स्टार्ट करता है और दूसरे को बोलता है इधर आकर के उसके मुँह पे ऑक्सीजन देने के लिए। अब हैंड वाला ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं चल रहा था उस टाइम पे। भाई सोचो उस टाइम पे ज़माने में झांगजिंग हमारा ऑपरेशन कर रहा है। तो हैंड वाला उसको उसको प्लेस करता है, ऑक्सीजन देना स्टार्ट करता है पंप पंप करके, ठीक है? छोटा सा रहता है आधे हाथ का। तो पंप करके उसको ऑक्सीजन दे रहा होता है ताकि विंग स्टेबल होता जाए और वो जल्दी-जल्दी कर ले। तो वो करते हुए उसको स्टिच कर देता है, जिसके बाद उसे मतलब ये करने के साथ ही वो ऑक्सीजन मास्क उसको वेयर करवा देता है और डबल डोज एनेस्थीसिया देता है कि ताकि वो जब तक जो स्टिच है उसके बॉडी का जो पेन है वो रिलीज ना हो जाए तब तक उसको होश नहीं आना चाहिए। डार्लिंग, जिसको 4 दिन बाद होश आ गया था लेकिन विंग स्टिल अभी भी बेहोश था। ऑब्वियसली उसे ओवरडोज दिया गया था, दैट्स व्हाई। झांगछिंग जो कि जस्ट ऑपरेशन होने के बाद अपने घर आके और ऐसे बैठा हुआ था एंड सोच रहा था कि ये सब क्या हो गया। और वो सोचता है कि मैंने इसकी नानी मॉम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब मैं गया था, तब इसकी नानी माँ ने कहा था कि मुझे इंग्लिश पद्धति की भी शिक्षा सीखनी चाहिए। हम दोनों ने साथ में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और साथ में सुई वाले जो निडल्स वाले होते हैं, डिवाइन हीलर की शिक्षा ग्रहण की। जिसके बाद मैं विदेश चला गया और ये चाइना में रह के लोगों की मदद करने लगा। हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने तुम्हें स्वर्ण ब्रदर माना था और आज मैं तुम्हें बचाने में नाकामयाब रहा। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा भाई भी न बन सका। झांगचिंग गिल्ट में था और वो मतलब ऐसे कह रहा है कि मैं ना उन फैमिली को इतना दर पाऊंगा और ये सभी चीजें कि उन्हें रिग्रेट होगा तुम्हें खोने का। अब इधर जो हमारा 4 दिन बाद जब डार्लिंग को होश आता है तो वो अपने आप को बेटर फील कर पा रही थी। सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से उसे शुद्ध हवा की जरूरत थी और शुद्ध शुद्ध चीजें देने थी उसे। कपड़े में भी बहुत कपड़े पतले जो मखमल के रेसे वाले कपड़े होते हैं वो पहनने के लिए उसे हिदायत करता है। तो वांगजी और बाकी सब लोग उसे मिलने आते हैं। लैन किरण बड़ा खुश, भाई उनकी डॉटर इन लॉ सेफ है। इसके बाद उसे हालचाल पूछते हैं और सीजन भी उसे देख के चला जाता है। उसके पापा भी वांगजी से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब अगर वो मर भी जाता है या कुछ भी हो जाता है उसे तो ले जा करके उसे दफना दो या फेंक दो, हमारा अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लैन किरण भी उसे आखिर में बोल के जाते हैं अगर वो मर गया है तो उसे कुत्ते के हवाले कर दो या चील कौओं को खाने के लिए दे दो। और अगर बच गया है तो उसे वापस जेल भेज के आओ क्योंकि वो बाहर नहीं रहना चाहिए। मंगजी कुछ नहीं बोलता है एंड देन सीधे विंग को हॉस्पिटल से ही छठे दिन ही वहां से सीधे एक पुराना सा लकड़ी का घर जैसा घर बना रहता है, ठीक है? हालांकि घर काफी खूबसूरत था पर पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। तो वो बाई करता है और वहाँ पे विंग को सेट करता है पूरे दवाई वाई डॉक्टर डॉक्टर सबके साथ में ताकि वो वहीं पे रहे। तो क्रिस उसे पूछता भी है कि आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं, अगर किसी दिन किसी को पता चला कि यहाँ है और ये अभी तक जिंदा है तो। अंजी कहता है कौन बताएगा, हाँ किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि बताएगा, बताओ मुझे। ये शहर से बाहर है और मैं शहर में रहता हूँ। क्या तुम्हारे अलावा किसी और में इतनी हिम्मत है कि वो बता सके कि ये यहाँ है, बताओ मुझे। जिसके बाद क्रिस कहता है आप उसे यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं, हाँ? रामजी कहता है क्या उसे अपने माता पिता नहीं चाहिए? क्रिस खिसियाते हुए कहता है ये तो क्रूरता है। आखिर आप उसे उसकी माता पिता की वजह से इस तरह से प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं? रामजी ने क्रिस का गला दबाते हुए कहता है मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या, तुम्हें बस मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं, जाओ यहाँ से। ये बोलकर क्रिस को धक्का दे देता है। क्रिस कहता है एक दिन अगर आप ना पछताए ना तो मेरा नाम नहीं। ये बोलने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। राम जी सब डॉक्टर को भी भगा देता है कि भागो तुम सब यहाँ से। उस कमरे में मतलब डॉक्टर सब नीचे चले गए हुए थे। रंग जी और रिंग के अलावा कोई भी नहीं था। रंग जी उसके पास आता है और अपने कपकपाते हुए हाथों से उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन अपने हाथ दूर करता है और कहता है मुझे तुम्हें देखकर डिस्गस्टिंग फील होता है। काश काश कि मैं कभी तुम्हें उस नजर से ना देखता। काश कि मैं तुम्हें चाहना बंद कर देता। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है लेकिन तुम्हें सजा देने में क्यों? आखिरकार तुमने क्यों किया? क्यों मारा मेरी मॉम को, हाँ? क्यों मारा? अगर नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें अपने पास रखता। तुम्हें तुम लोगों को सब कुछ मिलता जो डार्लिंग को मिलता। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा तुमने, क्यों किया? राम जी ना ऐसा गुस्से में ना टेबल पे एक हाथ मार देता है एंड देन वहां से फिर वो वापस अपने काम में चला गया था। ऑलमोस्ट 11वें दिन जब विंग को धीरे धीरे करके होश आता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसके बॉडी में जान वान कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बॉडी में जो
बोन मैरो लगा हुआ है, वो डाउलिंग का लगा हुआ है। उसकी बॉडी से निकाल के इसके बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया था, इसकी बॉडी का निकाल कर उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। ऑब्वियस सी बात है कि एक का निकालने के बाद अगर टाइम सही ना मिले, ना मैच करे ना, तो मर जाते हैं लोग। ओके, तो यहाँ पे पूरे 2 लोगों की टीम रखी गई थी जिसे सी चांगचिंग ने खुद ऑपरेट करा हुआ था। तो विंग की बॉडी हम ऐसे कह सकते हैं कि कमर के नीचे का पार्ट उसका काम नहीं करने वाला है, ऊपर का भी पार्ट काम नहीं करने वाला है, बशर्ते कि मिरेकल ना हो जाए। ओके, तो जो हमारा विंग है, जब अपने आप को ये फील करता है कि उसकी बॉडी तो काम ही नहीं कर रही है, जस्ट चेस्ट के नीचे से कुछ उसे फील ही नहीं हो रहा है, तो वो रोने लगता है फूट-फूट कर और कहता है कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ? मैं ज़िंदा क्यों हूँ? हाँ, एक और चीज़ याद रखना, आत्म इच्छा शक्ति से ज़्यादा बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। अगर आप उस तरह से सोचते हो, तो आप हर हर मुश्किल चीज़ को पार कर सकते हो। एक रनर है, मैराथन रनर, जो कि ऑब्वियसली अभी भी हैं वो और हर बार जीतते हैं ज़्यादातर करके। तो वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, कोई सुविधा-वुविधा नहीं है। भाई महीने के ना वो लाखों करोड़ों कमाते होंगे या एडवर्टाइज़मेंट या व्हाटएवर जो भी से। उनका जूता एक-एक जूता 50, 60, 70 हज़ार का है, तो सोचो। पर फिर भी वो एक एक कैंपस एरिया में रहते हैं, पहाड़ी वाले इलाका में, जहाँ पे सभी बॉयज़ को रखा जाता है अपने आप को ढालने के लिए। और वो खुद से नहाते हैं, मतलब सॉरी, खुद खुद का कपड़ा धोते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, खुद के जूते होते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, साफ-सफाई, झाड़ू-वाड़ू सब लगाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर सके कि भाई जीवन ऐसा ही होता है और आप कितना भी फेम नेम हासिल कर लो, आपको ग्राउंडेड होना ही पड़ता है। तो इच्छा शक्ति उसकी मजबूत रहती है कि भाई वो हाँ, जीतेंगे ही जीतेंगे और अभी वो कोच बने हुए हैं। अभी नाम, मतलब मैं नाम भूल गई हूँ, ठीक है। बर्फीली इलाका की तरफ रहते हैं, इंटरनेशनल स्तर के हैं वो। थोड़े-से सांवले-सांवले, काले-काले टाइप से, अगर रनर अप में आप नाम ढूँढोगे तो पता चल जाएगा, थोड़े एजेड हो रखे हैं, ओके। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से बड़ा कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई पावर, डिवाइन पावर आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा जब तक आप अंदर से उसे फ़ील नहीं करते हो। तो विंग ना उठने की कोशिश करता है, तो नहीं हो रहा था। धीरे-धीरे करके डॉक्टर उसको ऐसे टेक केयर कर रहे होते, लेकिन विंग की बॉडी किसी काम की नहीं थी। विंग को ना वो दवाई ना, मतलब विंग बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था, सोच भी रहा था कि क्या हो रहा है उसे, क्यों हो रहा है, और बार-बार ब्लड की वॉमिट कर रहा होता है। वंग जी उसे पूरे 1.5 मंथ बाद विज़िट करने आता है, जहाँ पे विंग दवाई लेने से मना कर रहा था, तो वंग जी आते हुए कहता है, "क्यों? दवाई क्यों नहीं लेना है?" और ये बोलकर उसका जॉलाइन खोलता है, उसके मुँह में दवाई ज़बरदस्ती उड़ेलना स्टार्ट कर देता है। रिंग आधा पीता है, आधा गिरा देता है, देन वो कप को ना ऐसे हाथ से धक्का दे देता है, जिसके बाद वांग जी से कहता है कि तुम में अभी भी इतना गट्स है कि तुम मुझसे ऐसे लड़ाई कर रहे हो? तो वांग जी उसे जब ये बोलता है तो विंग कहता है, हाँ, क्यों? नहीं करना चाहिए, बताओ मुझे। जिसके बाद वो कहता है, यकीन मानो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ पे रखा हुआ हूँ, वरना तुम तो किसी कचरे या नाली में पड़े होते। विंग कहता है, तो फिर मुझे क्यों बचाया? हाँ, मुझे ऑपरेशन टेबल पे मर जाने दिया होता। क्यों डॉक्टर के सामने में गिड़गिड़ाते हुए बोल रहे थे कि मुझे बचाओ? पंग जी का शौक। भाई भाई बेहोश इंसान कैसे सुन सकता है? उसको ये लग रहा था, लेकिन भाई विंग तो आधा होश में था, गधा। वो आधा होश आधा बेहोश हुआ कर रहा था। उसके बाद उसे एनेस्थीसिया दिया गया था इतना लंबा इंतजार के लिए। तो वांग जी इस सदमे में पहुंच गया था कि इसको कैसे पता। विंग उसे कहता है, क्या लगता है? हाँ, मुझे कैसे पता? क्यों गिड़गिड़ा रहे थे? वांग जी ना उसे कहता है, जितना कह रहा हूँ बस उतना करो। विंग कहता है, क्यों? क्यों कह रहे हो? क्यों कर रहे हो? जाओ अपने डार्लिंग के पास। क्या जब उसे पता चलेगा कि उसका बिलव्ड हस्बैंड अपने सब्स्टिट्यूट के पास है, तो उसे कैसा लगेगा? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों रख रहे हो। हाँ, तो भोले बनने की ज़रूरत नहीं है। पांगजी उसे कहता है, क्यों? तुम्हें अपने माता-पिता वापस नहीं चाहिए, या फिर मैं सड़कों पर उनसे भीख मँगवाऊँ या सड़क साफ करवाऊँ, बताओ मुझे। विंग ना उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम जालिम हो, तुम जाहिल हो, तुम इंसान नहीं हो। पांगजी कहता है, चुपचाप दवाई पियो और खुद का ख्याल रखो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बिंग बिना नाटक किए दवाई-ववाई पीना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद एक दिन जब डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है, तो वो कहता है, मतलब बात करते हुए बिंग सुनता है कि वो जो जो डिवाइन हीलर थे, वो, मतलब मेडिकल हीलर बोलो या डिवाइन हीलर बोलो, मतलब ऐसा डॉक्टर जो भाई भगवान के बराबर हो, ठीक है। अब विंग एक्यूप्रेशर पंक्चर वगैरह से करता था, नीडल वगैरह से करते थे, तो उसको भी लोग वही बोलते थे। जियांगचेंग इंग्लिश पद्धति से करता था, जो वो फ्रांस से सीख के आया था, तो उससे करता था। तो दोनों सिमिलर थे, पर अलग अलग पद्धति की वजह से, ठीक है। तो वो बात कर रहा होता है कि जो वो है ना, अक्सर हॉस्पिटल में आते रहते हैं और वो उसका इलाज करके जाते हैं, और साथ में दूसरे पेशेंट के बारे में भी पूछते रहते हैं। हाँ, लेकिन कैसे बताएं हम उन्हें कि हमें कमांडर ने बोला है कि ना बताने के लिए। विंग कहता है, क्या आप उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया? तो कहता है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं।
अब विंग सोच रहा था कि वो यहाँ से निकले तो निकले कैसे, क्योंकि भाई वो यहाँ रहेगा तो वांग जी उसे प्रताड़ित करता ही रहेगा। ये सोचकर विंग ने कहता है कि उसे किसी न किसी तरीके से संदेशा तो पहुंचाना ही होगा। अगले दिन विंग वेट करता है, जब डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके वो उसे मतलब एक जो कंपाउंडर था ना उसे रुकने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो कंपाउंडर उसे कहता है कि क्या बात है। विंग उससे बेक करते हुए कहता है कि क्या आप उस डॉक्टर को बता देंगे कि मैं यहाँ हूँ। जिसके बाद वो जो मतलब कंपाउंडर था वो पहले मना कर देता है और वो बाहर भाग जाता है। विंग की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। अब जो हमारा विंग था वो क्या करता है कि उसके बगल में लकड़ी रखा हुआ था। वो सोचता है कि भाई दो पैर से तो नहीं चल सकता, एक पैर से तो घसीट के तो चल ही सकता हूँ। इसलिए डॉक्टर लोग के जाने के बाद उतरने की कोशिश करता है। पहला दिन नाकामयाब, कोशिश नहीं होता है। दूसरा दिन कोशिश नहीं होता है। तीसरा दिन कोशिश नहीं होता है। चौथा दिन नहीं होता है। तो विंग ना रोज कर रहा था, रोज कर रहा था, रोज कर रहा था। 7-8 दिन बाद विंग थोड़ा बहुत ऐसा खींच खींच के चलने लायक हो गया था। विंग कहता है वो वैसे भी मुश्किल से मुझसे मिलने 1-2 मंथ में आता है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये बोल करके वो जैसे तैसे करके खुद को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। तो वो बगल में देखता है कि एक व्हील चेयर जो कि बहुत ही पुराना टाइप का था, पता नहीं क्यों पर वहां पे रखा हुआ था। तो विंग उस पे जैसे तैसे करके खुद को घसीट के बिठा लेता है। फिर वो व्हील चेयर लेकर बाहर आ जाता है। विंग ना ऑलमोस्ट आधे रास्ते ही गया होगा या वट जो भी, तो घर के नौकर को पता चल जाता है कि वो अपने कमरे में नहीं है। तो वो वांग जी को कॉल कर देता है। अब वांग जी विंग को ढूंढने के लिए वहां पे जैसे ही आता है तो विंग ना वहां से ऐसे व्हीलचेयर से जा रहा होता है। वांग जी उसे ऐसे अपने गोद में उठाता है, व्हीलचेयर को लात मार के रोड की उस साइड फेंक देता है। उसे उस कार में बिठाते हुए कहता है तुम्हें मैं आज कुछ दिखाता हूँ ताकि तुम दोबारा भागने की हिम्मत ना कर सको। और वो विंग को लेकर के वहां पे पहले ना मतलब ब्रोथल्स को कन्वर्ट कर करके और बार टाइप का बना दिया गया था। तो वहां पे वांग जी विंग को गोद में उठाकर लाता है, उसे खड़ा कर देता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके पापा जो है वो स्टेज पे खड़े होकर गाना गा रहे हैं और उसकी मम्मी ना चीपा वेयर करा हुआ है उसने, एंड देन सबको ड्रिंक सर्व कर रही हो। विंग ये देख कर टूट जाता है और कहता है ये क्या किया तुमने। हाँ, हम जी कहता है इस शहर में आकर के काम करने और जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। विंग ना वांग जी को मारने लगता है और कहता है मेरे माँ बाबा हीलर है और तुम उसके साथ ऐसा कैसे करवा सकते हो। वांग जी उसे कहता है अगर तुम अच्छे से अपना इलाज करवाओ और वहां पे रहो तो यहाँ पे तुम्हारे माँ बाबा ठीक ठाक रहेंगे, वरना इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। और ये बोलकर उसका मुंडी ऊपर करता है, जहाँ पे वो लड़कियां बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गया या फिर कमांडर हो गया या चीफ कमांडर वाट जो भी उस समय के जो बड़े बड़े लोग एक्टर वैक्टर जो भी थे उन लोगों को नाइट सर्व दिया करती थी, जो कि पहले से ही चाइना में ये रूल चल रहा था। तो विंग जब ये सुनता है तो कहता है मेरी माँ ओल्ड लेडी है और तुम उनके साथ ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो हम जी कहता है मर्दों को बस सोने में मजा आता है, पीने के बाद वो नहीं देखते हैं कि ओल्ड है या फिर क्या है। तो तुम्हें मैं उनके सामने में फेंक दूंगा। जिसके बाद विंग कहता है हाँ तो फेंक दो ना, कम से कम मेरी माँ के साथ में ऐसा मत करो। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग का सीधे गला दबाते हुए कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना, ठीक है। विंग को वैसे उठाकर लेकर घर आता है। विंग की जो बॉडी की हालत थी स्टिचिंग वगैरह की वजह से ऑलमोस्ट 2-2.5 मंथ हो चुके थे, तो स्टिचिंग भर गया था, लेकिन बॉडी तो अभी भी उसके काम की ही नहीं थी। और उसके बाद उसको ब्रेन में क्लॉट्स थे, वो अलग मेंटली फिजिकली वो पूरी तरीके से वीक था। विंग ना बस अपनी मॉम को देखने के लिए, मैंने कहा था कि इच्छा शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है, तो वो बस इतना खुद को प्रिपेयर कर पाया था कि वो मॉम को देखेगा। वांग जी आते ही उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसे बहुत पीटता है, मारने की कोशिश करता है ताकि वो दूर हट जाए, लेकिन विंग की बस हैंड चल रहे थे, दोनों बॉडी किसी काम की नहीं थी। वांग जी जब उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसको जैसे कुछ करने वाला था, विंग वॉमिट करना स्टार्ट कर देता ब्लड्स का। वांग जी खड़ा होते ही कहता है ये क्या बकवास है। हाँ, विंग बस कफ कर रहा होता है, ब्लड की उल्टियां कर रहा होता है। लास्ट में वांग जी अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उसके ऊपर कंबल फेंकता है और कहता है डिस्कस्टिंग। वो बाहर ना आकर के डॉक्टर को बोलता है उसे जाकर देखने के लिए, जहाँ पे विंग की हालत देखने के बाद डॉक्टर तो सदमे में ही चला गया था, भाई इस हालत में तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन वांग जी इतना मतलब क्रूअल कैसे हो गया था उसे खुद नहीं पता चला, एंड वो खुद को ही पनिश करने के लिए ऐसे इंसिस्टर वाले रूम में आता है, बैठ जाता है और क्रिस को बोलता है अपने शर्ट उतारते हुए कि उसे पनिश करे। क्रिस कहता है आपने क्या किया है। वांग जी कहता है मैंने जो भी किया हो पर मुझे पनिश करो। क्रिस को नहीं पता था कि क्यों भाई, तो वो उसे ना हंटर देता है, कहता है वाइप्स करने के लिए। जिसके बाद क्रिस कहता है लेकिन सर मैं जानू तो। वांग जी कहता है क्या तुम्हें सब कुछ बताऊं मैं। हाँ, फिर उसको हंटर लेके मारना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी
इस बात से चिढ़ गया था कि विंग ने कहा था ठीक है मुझे किसी और के सामने में फेंक दो, भले वो मेरा इस्तेमाल करे वाटर जो भी करे, लेकिन मेरी मॉम को छोड़ दो। विंग ने अपनी मॉम को बचाया था, लेकिन विंग ने ये क्यों बोला कि किसी और मर्द के सामने में मुझे फेंको। तो वांग जी को इसलिए बहुत गुस्सा आया था कि भाई मैं तुम्हें अपना सब्स्टिट्यूट बनाओ, मतलब रखाल बनाओ या कुछ भी बनाओ, तुमको तो रहना मेरे पास ही है। अब तुम मर के रहो या जिंदा होके रहो या जैसे भी होके रहो, ठीक है। फर्स्ट लेडी डार्लिंग बनने वाली है, सेकंड तो तुमको ही बनना है और तुमको मेरे लिए ही रहना है। तुम किसी और आदमी के बारे में मतलब इन द सेंस कह सकते हैं कि तुमने किसी और आदमी को मेंशन करा तो करा क्यों। तो इसी ईगो क्लैश की वजह से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि वांग जी का ईगो बहुत क्लैश होता है इसमें, तो इसी ईगो क्लैश की वजह से वो विंग को ये भूल गया कि भाई उसकी फिजिकल हालत खराब है, पर नहीं फिजिकल तो होना है उसको। तो जब तक कि वो ब्लड की मूवमेंट नहीं कर देता है तो डॉक्टर आते हैं एंड देन उसको एक करके ठीक ठाक करके बेहोश कर देते हैं कि भाई तुम सुधी जाओ, तुमको वही में भलाई है। अब ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-40 वाइब्स लग चुके थे उसको, जिसके बाद क्रिस कहता सर मैं अब और नहीं मार सकता। वांगजी के पीठ से ऑलमोस्ट बहुत ब्लड आ गया हुआ था। फिर वांगजी ने बैंडेज करवाता है बाहर आकर के, अपने कपड़ों को पहनता है, कहता है घर चलो, और डॉक्टर को कह देता है कि 24 घंटे यही रहना, अगर वो यहाँ से गायब हुआ तो फिर मैं तुम सबको गायब करने में 1 सेकंड भी समय नहीं लगाऊंगा। जिसके बाद वो क्रिस से कहता है कि इसके माता पिता को वापस गाँव छोड़कर आ जाओ। जिसके बाद वो कहता है जी। क्रिस वांगजी को घर छोड़ने के बाद सबसे पहला काम करता है कि विंग के जो माता पिता थे उन दोनों को उस जगह से निकलवाता है। वांगजी ने ही डलवाया था, वांगजी ही निकलवाता है और उसे एक बग्घी में डालता है और उसे अपने ट्राइब जाने के लिए बोल देता है। तो वो दोनों पूछते हैं कि विंग कहाँ है। क्रिस के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे ऑर्डर नहीं दिया गया था कि बताया वाटर जो भी, तो वो अलग वहां से निकल रहे थे। आधे रास्ते पहुंचे ही होंगे, शहर पार करके गांव में इन करने ही वाले थे। गांव से भी वो लोग पहाड़ी दूर दराज के इलाका में जाते, ऐसे जगह पे सकलोचन वाली जगह बोल सकते हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो वहां जाते हैं देन रहते, ठीक है। तो जब तक जाते जाते तब तक उस बग्घी का ना पिन निकाल देता है जो बग्घी चलाने वाला था, और बग्घी को ऐसे ही छोड़ देता है। उसके माता पिता उस खाई से नीचे पलटी मार देते हैं एंड देन वो दोनों मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। अब विंग को जब 2 दिन बाद होश आता है तो वांग जी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें कहीं जाना है। तो विंग कहता है मुझे कहाँ जाना है। वांग जी कुछ नहीं बोलता, सीधे विंग को गोद में उठाता है एंड देन उसे मॉर्जरी लेकर आता है जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती है और उसके बाद उसको जलाया जाता है। तो विंग को उसके अंदर लेकर आता है। तो विंग कहता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन मर गया है। वांग जी विंग को खड़ा करता है तो क्रिस ना उन दोनों बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है जहाँ पे उसके मॉम डैड की बॉडी थे, माथे फेस उस पे चोट लगा था, मतलब चेहरा और दोनों का दिखने में सही सलामत था। हाथ पैर टूट गए थे, सरवर फट गया हुआ था, चोट उठ के निशान लगे हुए थे। तो विंग जब ये देखता है तो चिल्लाते हुए कहता माँ पापा, माँ पापा, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, किसने किया, ये सब कैसे हो गया, छोड़ो मुझे छोड़ो। जैसे ही वांगजी छोड़ता है विंग बुम से गिरता है। ऑब्वियसली उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है भाई नीचे का, तो वो चले कैसे। बुम से गिरता है और उसके सर में ना टेबल से चोट लग जाती है। वो खुद को घसीटते हुए जाता है और जो कपड़ा रहता है ना ढला हुआ बॉडी के ऊपर व्हाइट वाला, उसको खींच खींच के बोलते हुए कहता है माँ, माँ, ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। और वो वांगजी को देखते हुए कहता है लाल वांगजी, तुम तुमने ये क्या किया, क्यों मारा मेरे माँ बाबा को, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उन्हें। जी उसके पास आता है, कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। बिंग इतने गुस्से में था कि उसके मुंह पे थूक फेंक देता और कहता है तुम जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम क्या आदमी हो, तुम राक्षस हो राक्षस। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे माँ को नहीं मारा, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, फिर मेरे माँ पापा क्यों मर गए, मेरे माँ पापा क्यों मर गए, तुम जाओ यहाँ से। अब विंग ना ऐसे लेटे लेटे ना उसको हाथ से धक्का देने लगा था, जहाँ पे वांग जी देखता कि विंग पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो ना बस जो वो था मतलब स्ट्रेचर का जो पाया रहता है ना, उसमें अपना सर ना ऐसे पीटने लगा था। वांग जैसे पकड़ते हुए कहता है तुम पागल हो गया, क्या कर रहे हो। विंग कहता है तुम मर जाओ, तुम जाके मर क्यों नहीं जाते, वो तुम्हारी डार्लिंग क्यों नहीं मर जाती, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। ये बोलते विंग जो उल्टा करता है ब्लड की, वो सीधे वांग जी के मुंह पर ही करता है। वांग जी अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है वी इंग, लेकिन विंग बेहोश हो जाता है उसके बाहों में। वांग जी फिर से उसको उठाकर लाता है अंदर और डॉक्टर को बोलता है चेक करने के लिए। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनके सर ना फूल गए हुए हैं, ऊपर से ये बॉडी की हाल हो रखी थी। जिसके बाद वांग जी कहता है जो भी करो इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करो। उसके बाद वांग जी जो था वो उसको बोल करके मॉर्जरी आता है और उसके माता पिता का विंग नहीं था तो अंतिम संस्कार तो करना था ही, इसलिए अपने हाथ से
उन दोनों डेड बॉडी को टच वच कर, जो भी उनका रिचुअल्स होगा वो करने के बाद उस अग्नि वाले वो जो बॉक्स बने रहते हैं उसमें दोनों को डाल दिया जाता है, ताकि वो दोनों उसके अंदर जाके मतलब जला दे उसको, ठीक है। तो उसके अंदर उनको डाल दिया जाता है। फिर वो जो राख होता है वो दोनों बॉक्सेस को लेकर के और सोचता है कि विंग का जब ऑपरेशन हो जाएगा तो उसको वो हैंड ओवर कर देगा। तो दोनों बॉक्स को लेता है, क्रिस को बोलता है कि वो पुराने वाले घर में ले जाकर रख दे, जब विंग होश में आएगा तो उसे दफना मतलब सॉरी पानी में डालने के लिए उसको ले जाएगा साथ में। और सब कुछ करने के मतलब लग जाते हैं ना 7-8 घंटे, इतना आसानी थोड़ी होता है भाई। तो सब कुछ होने के बाद ना रात के 2 बजे के आसपास वो बाहर आके बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग का अभी भी ऑपरेशन चल रहा था। तो वांग जी की ना आंखें लग जाती हैं। जब उसे होश में आता है तब तक वहां से एक बॉडी मतलब स्ट्रेचर को लेके जाया जा रहा था। तो जब वो उसको लेके जाया जा रहा था तो वांग जी होश में आते ही कहता है कि ये किसकी बॉडी और कहाँ लेके जा रहे हो। तो उसमें से हाथ नीचे गिरता है, तो विंग का ऑब्वियसली हाथ था, पतले पतले लंबे लंबे हाथ थे। वांग जी कपड़ा हटाकर देखता है तो देखता है विंग है, तो कहता है इसे कहाँ लेके जा रहे हो। वो जो डॉक्टर था मास्क लगाए हुए था, दूसरा डॉक्टर बोलता है सर आई एम सॉरी ये मर चुके हैं और हम इसे मर्जरी लेके जा रहे हैं। वांग जी कहता है क्या बकवास कर रहे हो। हाँ तो वो कहता है सर सच में ये मर चुके हैं, आपको पता नहीं था क्या इनके सर में क्लॉट्स बन रहा है, मे बी सर भी कभी बाद में इसे माइग्रेन की शिकायत हो सकती है या फिर ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो डॉक्टर कहता है जब इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा था तभी भी इनके रिपोर्ट में मेंशन करा गया था और उसके बावजूद भी ये हुआ है। इनके बॉडी में वैसे भी ब्लड नहीं था, ये सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए हमें ले जाने दीजिए। वांग जी चिल्लाते हुए कहता नो नो नो। जिसके बाद वो उसे ऐसे खींचने ही वाला था बॉडी को, ऐसे गले लगाते हुए कहता विंग तुम मर नहीं सकते, विंग विंग विंग। लेकिन विंग मर चुका था। वांग जी को ना उसका कहे हुए आखिरी शब्द याद आ रहे थे कि तुम मर क्यों नहीं जाते, वो तुम्हारे डार्लिंग जिंदा क्यों है, तुम जिंदा क्यों है, तुम इंसान हो क्या, ये सभी चीजें ना उसके दिमाग में से घूम रहा होता है। जिसके बाद वांग जी बेहोश हो जाता है। तब तक उस डेड बॉडी को मॉर्जरी की तरफ लेके चला जाता है लोग। वांग जी को जब होश आता है तो वांग जी ना पागलों की तरह मतलब क्रिस उसको पकड़े हुए था और होश में आते चिल्लाता है विंग। वांग जी मौजरी में जब तक भागता भागता है वो सभी जगह खाली हो चुकी थी और उसके अंदर वो डाल दिया गया था बॉडी को, जहाँ पे वांग जी आती कहता है कि अभी अभी एक मुर्दा को लाया गया, वो कहाँ है। तो जो 2 कंपाउंडर था वो बोलता है कि इसमें डाल के चला दिया हमने, आपको राख चाहिए, आप फैमिली वाले हैं तो मैं आपको दे दूंगा। जिसके बाद वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। गुस्से के मारे गन निकालता है, दोनों को शूट कर देता है, ले टपका दिया दोनों को। और चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें तुम्हें जिंदा रहना था और सजा लेनी थी, तुम्हें सजा लेनी थी, तुम कैसे जा सकते हो। वांग जी पूरी तरीके से बौखला गया हुआ था। और वो जब घर आता है तो उसके अंकल उसे कहता है कि तुम कहाँ गए थे और इतने टाइम से तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो वहाँ। और मैंने सुना कि विंग के माता पिता शहर में आए थे और उनके साथ कुछ हादसा हुआ है, क्या हुआ है। वांग जी पागलों की तरह हंसने लगा था और हंसते हुए कहता है आप लोग क्या चाहते हैं, हाँ क्या चाहते हैं। वो मर गया, वो मर गया, आज उसका अंतिम संस्कार अभी अभी हुआ है और मैं वहीं से आ रहा हूँ। उसके माता पिता भी मर गए, वो भी मर गया। मैं जानता हूँ कि उसने माँ को मारा, पर उसके माता पिता को मरना जरूरी था, उसे मरना जरूरी था। सीजन कहते हैं वांग जी क्या पागलों की बातें कर रहे हो तुम। वांग जी कहता है पागलों वाली बातें पागलों वाली बातें, क्या उसने याओ कोको को ठीक नहीं किया था, क्या उसने अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया था तो फिर उसे मरना जरूरी था क्या। जिंदा रह सकता था, वो जिंदा रह सकता था, लेकिन सबने, आप सब कातिल हो उसके, आप सबने मिलके मार डाला। तभी पीछे से एक वॉइस आती है क्या कहा तुमने। वांग जी जब देखता है तो डार्लिंग और डार्लिंग के पापा दोनों थे, उसकी मम्मा भी थी। आते ही कहते हैं वांग जी, एक थप्पड़ पड़ता है वांग जी को। वांग जी ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे लुढ़कने वाला था कि क्रिस उसको पकड़ता है। वांग जी फिर से कहता है वांग जी क्या वांग जी, हाँ क्या आप वो नहीं थे जिसने उसे जेल के लिए बोला था। वो जेल में था ना, फिर आपकी बेटी की वजह से वो बाहर आया, वो मैरो दिया, इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, अपनी माँ बाप को देखना चाहता था और आखिर में वो मर गया। और क्या चाहिए आपको, हाँ आपको लगता है कि इस सब के बावजूद आप चाहते कि मैं डार्लिंग से शादी करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलकर वांग जी जाने लगा था तो उसके अंकल कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों को देखना ना पड़े,
सीजन कहते हैं, वांग जी तुम पागलों वाली हरकतें करना बंद करोगे? वांग जी कहता है, आज जाके मुझे होश आया है। ये बोलकर वो जैसे जैसे धीरे धीरे जा रहा था, किस उसको पकड़े हुए था। डार्लिंग आते हुए कहती है, हाँ जी कक्का, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हाँ, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं। तो भंगजी कहता है उसका गला दबाते हुए, तुमने सही कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। उसकी जगह पे कोई और भी तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकता था, लेकिन उसने किया। आखिरकार उसने ही क्यों किया? आखिरकार उसने ही क्यों किया? ये बोलकर वो डार्लिंग को धक्का दे देता है और वहां से वो सीधे उसी घर में आ जाता है जहाँ पे वो दो बॉक्स को देखता है। और वांगजी पागलों की तरह रोते हुए कहता है, क्रिस मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। क्रिस कहता है, एक बात बोलो सर? वांगजी कहता है, हाँ। क्रिस कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि कि जो मिस डार्लिंग है, उन्होंने जानबूझ को आपको उकसाया ताकि वो अपना बोन मैरो दे सके, क्योंकि वो नहीं जानती होंगी क्या कि ये करने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, हमारे यहाँ इतनी एडवांस टेक्निक नहीं है। रामजी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मैं सबकी बातों में आ गया, मैं पागल था, सबकी बातों में आ गया, मैंने उसे अपने ही हाथों मार दिया, मैंने मार दिया। और ये बोल करके वो वो जस्ट ना उस बेड पे जाके लेट जाता है जहाँ पे विंग था। विंग उसके सपनों में आते हुए कहता है, वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी। वांग जी कहता है, विंग, विंग, विंग। वो ऐसे नींद से उठते हुए नीचे आता है और उस रूम में जाता है और कहता है, आज क्या फर्क पड़ता है? ये सच क्या है, झूठ क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन मुझे मुझे माफ कर दोगे क्या तुम? अगर अगला जन्म हुआ तो क्या तुम मुझे मिलोगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे हम खुशी खुशी रहे, और तुम्हारा हमारा वास्ता हो और हम साथ रहे? क्या तुम मिलोगे मुझे? क्या हम मिलेंगे फिर से वांग जी? विंग ये बोलते हुए विंग ना उसको उस बॉक्स को देखता है जो कि क्रिस जस्ट रख के गया था और वहां पे लेटर था, और कहता है, सर प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, ये वे की अस्थियां है। और वहां से वो चला गया हुआ था क्योंकि वांगजी सो रहा था। वांगजी उस राख को ऐसे अपनी बाहों में लेता है और रोते हुए कहता है, मैं, मैं अगर जीते जी तुम्हारे साथ नहीं रह सका तो क्या हुआ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मर जाओ। मैंने तुम्हें उस जेल से निकाल कर वहां भेजा था कि तुम वहां पे सही सलामत रहो। फिर मैं तुम्हें खींचते हुए यहाँ सब ले आया और इन सब में घसीट दिया। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए वांगजी अपना गन निकालता है, अपनी गनपट्टी पे डालता है, देन ठान। और वहां पे उस बॉक्स के ऊपर उसको पकड़े ही आंखें खोले हुए पूरे ब्लड फैल गया हुआ था और वो लेटा हुआ था और उस बॉक्स को पकड़े हुए कहता है, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मिलो, फिर से मिलो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करूं, किसी और इरा में, ऐसी दुनिया जहाँ पे हमें कोई ना कर सके। मुझे माफ कर दो। ये बोलकर आखिरी सांसें लेते हुए वांगजी भी अपने दम तोड़ देता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग लास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ करोगे, बट अगर आप लोगों को इसकी और स्टोरी चाहिए, मतलब कि सीजन सेकेंड बोल सकते हैं हम जिसको, जहाँ पे हम वांगजी और विंग के लव रोमांस सीन्स को दिखाएंगे और थोड़े बहुत ट्रॉमास को, क्योंकि उसे पास्ट लाइफ भी तो कैरी करना होगा ना। तो अगर आप लोग के कमेंट्स आए अच्छे वाले सेकंड सीजन के लिए तो जरूर मैं लेके आऊंगी, नहीं आए तो मैं नहीं बनाऊंगी, ओके ना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक है थैंक्स फॉर वॉचिंग।